ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या परंपरा को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और दोस्तों, अगर आप माइथोरा पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। 7 जनवरी, शुक्रवार। सुबह की आखिरी क्लास के बीच में रोहन गुप्ता को सिस्टम की सूचना आई। 33.5 लाख रुपये खाते में जमा हो गए। रोहन गुप्ता ने झटपट आंखें बंद की, सिर झुकाया और निजी जानकारी खोली। होस्ट नाम रोहन गुप्ता, स्तर 3, अनुभव 60/400। इस महीने का लोन कोटा 20 लाख/20 लाख। इस महीने का निजी कोटा 0/4 लाख। निकाल योग्य संपत्ति 81 लाख। मानसिक शक्ति 140। शारीरिक क्षमता 140। मूल ऊर्जा 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यूरो। गाड़ी खरीदने, कंपनी में निवेश, देविंद्र सिंह को लोन और बाकी छोटे बड़े खर्चों के बाद 48,10,000 बचे थे। लेकिन मंगलवार दोपहर को दीपाली जोशी से बात के बाद स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। 40 लाख सुरक्षा बैंक खाते में ट्रांसफर किए, ऋतु शर्मा से छोटी छुट्टी ली और कंपनी के कंप्यूटर पर बैठकर सब शेयरों में लगा दिए। बाकी 81 लाख रिजर्व रखा। ये रकम आपातकाल के लिए शायद कम हो, लेकिन इस महीने का 4 लाख का निजी कोटा अभी बाकी था। निजी कोटा 6 महीने तक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, यानी कुल 28,20,000 तक कभी भी मिल सकते हैं। सब मिलाकर किसी भी आपात स्थिति के लिए काफ़ी था। रोहन गुप्ता ने 33.5 लाख तुरंत निजी खाते में ट्रांसफर किए। जानता था कि सिस्टम के जुड़े खाते को कोई छू नहीं सकता, लेकिन निजी खाते में आने पर ज्यादा सुकून था। खाते में 34,10,000 देखकर थोड़ी उत्तेजना हुई। पहले भी लाखों का ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन ये पैसा एक नई शुरुआत का था, बिल्कुल अलग था। आखिरकार 4,10,000 खाते में रखे और बाकी 34 लाख सुरक्षा खाते में ट्रांसफर किए, शेयर खरीदने के लिए। इस तरह कुल निवेश 38 लाख हो गया। अनुमान के हिसाब से आखिर में 60 लाख से ज्यादा मिलने चाहिए। सटीक रकम शेयर बिकने के बाद ही पता चलेगी। स्कूल छूटने के बाद रोहन गुप्ता ने ललित भाई को फोन करके शुक्रिया कहा। घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं, दोनों की साझेदारी पक्की थी। एक को दूसरे की जरूरत थी और काम ही असली शुक्रिया होता है। मामा के घर खाना खाने के बाद रोहन गुप्ता ने ऋतु शर्मा को फोन किया और 2 क्लास की छुट्टी मांगी। सीधे कक्षा न जाता और मामा को पता चलता तो झंझट होती। मामा के घर से निकलकर गली में आया। सुनील चौहान पहले से गाड़ी मोड़ पर खड़ी करके इंतजार कर रहा था। सुनील चौहान ने सोमवार को औपचारिक दाखिला पूरा किया था। मां के जोर देने पर और खुद की जिम्मेदारी की भावना से वो हर दिन कंपनी आता था। ज्यादा काम नहीं था, लेकिन तनख्वाह लेकर बेकार बैठना ठीक नहीं लगता था। फौजी पृष्ठभूमि की वजह से सुरक्षा गार्डों से जल्दी दोस्ती हो गई। रोहन गुप्ता की सुरक्षा के लिए सुनील चौहान ने कड़ा प्रशिक्षण शुरू किया, क्योंकि जानता था कि पूरी ताकत वापस आने में अभी वक्त लगेगा। कुछ दिन पहले हनुमान सिंह के यहां जाने पर रोहन गुप्ता की असली ताकत का पता चला था। पहले विश्वास नहीं हुआ। एक छात्र ने हर वक्त प्रशिक्षण करने वाले हनुमान सिंह को धूल चटाई, लेकिन हनुमान सिंह की गंभीर नज़र देखकर मानना पड़ा। ये जानकर सुनील चौहान में एक अजीब बेचैनी आई। पहले लगता था वह रोहन गुप्ता की रक्षा करेगा, अब लगता था कि मुश्किल आने पर कौन किसकी रक्षा करेगा। ये बेचैनी उसे और मेहनत करने पर मजबूर करती थी। रोहन गुप्ता को पीछे करना नहीं था, बस बोझ नहीं बनना था। ताकतवर का सम्मान एक लड़ाकू का स्वभाव था, इसलिए रोहन गुप्ता के प्रति आदर और बढ़ गया। कंपनी पहुंचते ही सुनील चौहान सीधे प्रशिक्षण कक्ष गया। जानता था रोहन गुप्ता का कुछ काम था, लेकिन बताया नहीं तो पूछना नहीं था। जिज्ञासा युद्ध में जानलेवा होती है, यह उसने खुद अनुभव किया था। रोहन गुप्ता सीधे अपने दफ्तर गया, दरवाजा बंद किया, कंप्यूटर चालू किया, सुरक्षा खाते में लॉग इन किया और 34 लाख ट्रांसफर किए। होंगवी टेक्नोलॉजी का सुबह का भाव 7 रुपये 31 पैसे था, थोड़ी बढ़त। कुछ दिन पहले 7 रुपये 22 पैसे में खरीदा था। बेशक एक साथ करोड़ों लगाने का कोई इरादा नहीं था। बाजार के बड़े खिलाड़ी इसमें नकारात्मक खबरें फैला रहे थे ताकि और शेयर बटोर सकें, इसलिए खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं होगी।
रोहन गुप्ता हर मिनट में छोटे छोटे ऑर्डर देता रहा, 100-200 शेयर। बाकी 3 शेयरों में भी यही किया। ज्यादा ध्यान न खींचे इसलिए मात्रा कम रखी। बड़े खिलाड़ी बड़े निवेशकों की नज़र रखते हैं, लेकिन जब तक कुल स्थिति पर असर नहीं तो परवाह नहीं करते। जानता था कि सब ऑर्डर नहीं बिकेंगे, आज आधे भी हो जाएं तो काफ़ी, बाकी अगले हफ्ते मंगलवार तक सब पैसे लग जाएंगे। दोपहर 3 बजे उम्मीद के मुताबिक आज लगभग आधे से कम शेयर बिके, लेकिन संतोष था। हफ्ते के अंत में बड़े खिलाड़ी नए संकेत देंगे, इसलिए सोमवार को फिर बड़ी खरीदारी होगी। मंगलवार तक सब खत्म। कंप्यूटर बंद करके सुनील चौहान को बुलाया और स्कूल वापस गया। स्कूल गेट पर पहुंचते ही गार्ड ने पहचाना, ग्रेड का टॉपर। ऑडी से उतरते देखकर मन में आया, अमीर, काबिल और पढ़ाई में आगे। बाकी बच्चे क्या मुकाबला करेंगे? रोहन गुप्ता की वापसी पर क्लास में हलचल हुई। हाल में अक्सर गायब रहता था और कारण नहीं बताता, तरह तरह की अफवाहें थीं। लेकिन किसी टीचर ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर विपुल गुप्ता का खून खौलता था, खासकर मंगलवार को जब फिजिक्स टीचर ने सवाल का जवाब न आने पर उसे खड़े होने की सजा दी। उसी वक्त रोहन गुप्ता बेफिक्री से क्लास में घुसा और टीचर ने बस नरमी से पूछा, ठीक हो? इस फर्क से विपुल गुप्ता के दांत पीसे, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। आखिरकार रोहन गुप्ता ग्रेड का टॉपर था। देखते हैं कब तक यह अकड़ रहती है। विपुल गुप्ता ने दांत भींचते हुए रोहन गुप्ता की पीठ को देखते हुए मन में कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज थी कि किसी ने नहीं सुना। रोहन गुप्ता बैठते ही प्रिया मल्होत्रा ने झुककर धीरे से पूछा, आज कहाँ थे? वो जासूसी नहीं कर रही थी, बस चिंता से पूछा था। जब भी रोहन गुप्ता अचानक गायब होता उसे परेशानी होती, सामने आने पर ही चैन मिलती। कंपनी का काम था, अभी पूरा नहीं हुआ, अगले हफ्ते भी जाना होगा। रोहन गुप्ता ने अस्पष्ट जवाब दिया। यही बहाना मंगलवार को भी दिया था। जानता था प्रिया मल्होत्रा समझदार है, लेकिन जो कहा उस पर भरोसा कर लेती है। थोड़ा अपराध बोध था, लेकिन अभी सब नहीं बता सकता। हाँ, आगे छुट्टी लेने से पहले जरूर बताएगा ताकि वो परेशान न हो। हिस, रोहन गुप्ता ने गहरी सांस ली। ये कर्ज आगे कैसे चुकाएगा? पढ़ाई पर असर न हो तो ठीक है, अगले हफ्ते मासिक परीक्षा है, ढिलाई मत दिखाना, प्रिया मल्होत्रा ने चेताया। रोहन गुप्ता के कारोबारी व्यस्तता से चिंता हुई, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जानती थी कि मर्द अपनी समस्याएं खुद सुलझाना चाहते हैं, इसलिए बस ध्यान बदलने की कोशिश की। हे, चिंता मत करो, ग्रेड में पहला रहूंगा, कोई नहीं छीन सकता, रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, इस बार फिर पहला आए तो मैं खाना खिलाऊंगी, पिछली बार ठीक से खाना नहीं हो पाया था। प्रिया मल्होत्रा की आवाज़ धीमी होती गई। पिछले खाने की बात याद आई और शर्म हुई। उसने मन में तय किया था कि दोबारा ऐसे जश्न में नहीं जाएगी, बहुत थका देने वाला था। खाना? रोहन गुप्ता को पिछली बार का वो गलत फैसला याद आया। सौभाग्य से प्रिया मल्होत्रा का अभिनय जबरदस्त था। हाँ, माँ का खाना बहुत अच्छा है, और मैं भी सीख रही हूँ। तुम मेरा बनाया खाना खाना, प्रिया मल्होत्रा ने जल्दी से कहा। दरअसल उसने सोचा था कि रोहन गुप्ता काबिल तो है, लेकिन कारोबार में शायद कम तजुर्बा होगा। पिताजी से सलाह दिलवाना चाहती थी, जितने लोग मदद करें उतना अच्छा। अगर रोहन गुप्ता को प्रिया मल्होत्रा की यह सोच पता होती तो प्यार में पड़ी लड़की की चतुराई पर हैरान हो जाता। लेकिन उसे नहीं पता था, बस एक सामान्य खाने का न्योता समझा। तुम्हारे घर खाने? रोहन गुप्ता ने हैरानी से पूछा। हाँ, क्या हुआ, नहीं आना? प्रिया मल्होत्रा ने धीरे से पूछा। चेहरा उतर गया। पहली बार किसी लड़के को घर बुलाया था और मना हो जाए, ये सोचकर ही दुख हुआ। कोई बात नहीं, आऊंगा, रोहन गुप्ता ने प्रिया मल्होत्रा का उतरा चेहरा देखकर जल्दी से कहा। पिछली जिंदगी में प्रिया मल्होत्रा की असरदार मां ने रोहन गुप्ता को घर आने से रोका था और परिवार के बारे में कड़वे शब्द कहे थे जो बर्दाश्त नहीं हुए थे। लेकिन इस जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। पिछले जन्म की बात का दोष इस जन्म में कैसे दें? जवाब सुनते ही प्रिया मल्होत्रा की आंखें खुशी से चमकीं। तो तय रहा, देखना मेरा खाना कितना अच्छा है। उसके खुशी भरे चेहरे को देखकर रोहन गुप्ता का दिल थोड़ा भारी हुआ। ठीक है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगा, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत बुरे हो, अच्छा हो या ना हो, पूरा खाना होगा। ये तो जबरदस्ती है। हाँ, तो हूं मैं। 9 जनवरी, रविवार।
ठंडी हवा चल रही थी और हल्की बर्फ गिर रही थी, लेकिन जमीन छूते ही पिघल जाती थी। नाश्ते के बाद रोहन गुप्ता फिर हनुमान सिंह के यहाँ गया। पहले शालिनी वर्मा से मिलने का सोचा था, लेकिन मासिक परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए परेशान नहीं करना चाहा। आखिरकार टॉपर होने के बावजूद मेहनत तो लगती ही है। रोहन गुप्ता जैसी दिमागी ताकत सबके पास नहीं होती। मार्शल आर्ट सीखने के बाद से रोहन गुप्ता को लगता था जैसे हिंसक जीन्स जाग गए हों। अनजाने में मुठियां भिंच जाती और उसकी कटकट की आवाज़ सुनकर संतोष होता। कई बार घर लौटते वक्त गली में टूटे पुराने मकान देखकर जोरदार मुक्के मारने का मन होता। अगर शोर का डर न होता तो शायद 2-4 मकान गिरा देता। जानता था ये सामान्य नहीं था, सोचता था कहीं कोई मानसिक बीमारी तो नहीं। सिस्टम से पूछा तो पता चला कि नई ताकत के आदी न होने से नसें अनजाने में उत्तेजित रहती हैं। दूसरा जीन लॉक खुलने पर यह बंद हो जाएगा। ये सुनकर चैन मिला, बीमारी नहीं है तो ठीक है। रोहन गुप्ता यहाँ किसी से लड़ाई करने या सैंडबैग मारने आया था, बस कुछ पंच करने का मन था। इस बार सुनील चौहान ने गाड़ी चलाई। हफ्ते के अंत पर काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी, नौकरी की प्रकृति ऐसी थी और वैसे भी रोज ज्यादा काम नहीं होता था। घुसते ही हनुमान सिंह को सामान लगाते और चश्मे वाले को भारी बक्से उठाते देखा। पिछली बार सुनील चौहान को ऑडी से आते देखकर हनुमान सिंह हैरान नहीं हुए थे, लेकिन इस बार रोहन गुप्ता के हाथ में बड़े बड़े थैले देखकर हल्की नाराजगी से बोले, रोहन, आए यही काफी था, ये सब क्यों लाए? हनुमान अंकल, ये केकड़े हैं, मामा के दोस्त ने भेजे थे, घर में ज्यादा हो गए तो ले आया। चाची से बोलो दोपहर में बनाएं। रोहन गुप्ता ने हंसते हुए काउंटर पर थैले रखे। दरअसल ये घर के बचे हुए नहीं थे, सुबह ताज़ा बाजार से खरीदे थे। ललित भाई के लाए केकड़े तो उसी शाम सब मर्दों ने साफ कर दिए थे। बचे 2-4 अगले दिन रिया और निया शर्मा ने निपटाए। हनुमान सिंह ने इतना सिखाया था, भले ही औपचारिक शिष्य नहीं था, कृतज्ञता जरूरी थी। हनुमान सिंह के स्वभाव को देखते हुए पैसे देने पर झंझट होती, कुछ खाने की चीज देना बेहतर था। केकड़े सबको पसंद आए थे, इसलिए यही खरीदे। बगल में खड़े सुनील चौहान को पता था कि ये सुबह खरीदे थे 2000 से ज्यादा के केकड़े। इतने उदार और कृतज्ञ बॉस के साथ होकर खुद को किस्मत वाला महसूस किया। हनुमान सिंह समझदार थे। रोहन गुप्ता ने बचा हुआ कहा, लेकिन 3 बड़े थैले और इतने केकड़े? दुकान का निशान भी पहचाना, कुछ दिन पहले यहां से खरीदा था। लेकिन नेक इरादे की ओट में ऐसा कहा था, उसे शर्मिंदा करना ठीक नहीं था। बिना कुछ कहे मान लिया। अच्छे हैं केकड़े, मिशन पर जंगल में जो खाए थे वे इनसे 3-4 गुना बड़े थे। लेकिन उस वक्त बस पेट भरना था, स्वाद नहीं लिया। हनुमान सिंह ने थैले पलटते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। हे, इन्हें ध्यान से खाएगा। रोहन गुप्ता हंसा। जानता था हनुमान सिंह घमंड नहीं कर रहे, बस अपने तजुर्बे साझा कर रहे थे, यही उनका स्वभाव था। स्पेशल फोर्सेस के लोग तरह तरह की जगहों पर जाते हैं, अजीब अजीब चीजें खाते हैं। उसी पल हनुमान सिंह से जंगल में जिंदा रहने के हुनर सीखने की इच्छा जागी। जल्दी ही हनुमान सिंह ने बीवी को फोन करके थैले उठवा दिए। सामान लगाना जारी रहा और रोहन गुप्ता सीधे प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। सैंडबैग पर मुक्के मारने लगा, बस 7 परतों की ताक लगाई ताकि सुनील चौहान डर न जाए। धमाक धमाक डॉट। प्रशिक्षण कक्ष में सुनील चौहान का मुंह खुला रह गया। जो सैंडबैग उसके लिए ज्यादा नहीं हिलता था, वह रोहन गुप्ता के लिए खिलौना था। पहले मुक्के में ही हवा में उड़ा, नीचे आया तो फिर मारा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों का इस्तेमाल। सुनने में अलग था, देखना बिल्कुल अलग, सच में हैरान कर देने वाला था। क्या हाई स्कूल का छात्र सच में इतना ताकतवर हो सकता है? बेशक उसने इसे कोई जादू या आंतरिक ऊर्जा नहीं माना। देश के शीर्ष स्तर के सैनिक के रूप में बहुत कुछ देखा था, लेकिन असली जादुई ताकत कभी नहीं। नास्तिक था, इसलिए बस प्राकृतिक ताकत मानकर आगे बढ़ा। थोड़ी देर में हनुमान सिंह अंदर आए। सुनील चौहान को बेसुध देखकर हल्के से हंसे। समझ सकते थे, रोहन गुप्ता जैसी असाधारण प्रतिभा के सामने कोई भी अपने आप पर शक करने लगे। लड़ाई की तकनीकों में अब ज्यादा नहीं सिखाना था। मन में आया कि हथियार सिखाएं। इतनी शारीरिक क्षमता के साथ रोहन गुप्ता जल्दी सीखता, लेकिन अभ्यास के लिए हथियार नहीं थे। फौज में संपर्क था, लेकिन शूटिंग रेंज में ले जाना नियमों को बहुत मोड़ना होता। इन ख्यालों को झटक कर हनुमान सिंह ने जैकेट उतारी, खूंटी पर लटकाई और बोले,
रोहन, चलो लड़ते हैं। मैं हमला करूंगा, तुम बचाव करो। वार्म अप है। ये सुनते ही रोहन गुप्ता ने मुंह के बंद किए और उत्साह से बोला, बिल्कुल। सिर्फ बचाव था, फिर भी सैंडबैग मारने से ज्यादा दिलचस्प था। हाँ, हनुमान सिंह ने एक आवाज के साथ झपट्टा मारा, शुरुआत ग्रोइन किक से। रोहन गुप्ता ने मन में हल्के से कहा, फिर वही चाल। यह आपकी पसंदीदा क्यों है? सुनील चौहान एक हाई स्कूल के छात्र पर इतना कड़ा हमला देखकर हक्का बक्का रह गया। लेकिन रोहन गुप्ता के अगले पल ने सब चिंता दूर कर दी। हाथ की एक हल्की धकेल से किक रुक गई, चेहरे पर रत्ती भर घबराहट नहीं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, हनुमान सिंह के हमले और तीखे होते गए। आमतौर पर जो चालें इस्तेमाल न करते वे सब रोहन गुप्ता पर लगाईं। लड़ते लड़ते मन में आनंद आ गया। सिर्फ हमला करो, बचाव की चिंता नहीं, जो चाहो करो। गर्मी में ठंडा पानी जैसा ताजगी भरा एहसास था। जानना अलग बात है, देखना अलग। शांत और परिपक्व रोहन गुप्ता अचानक एक लड़ाई के माहिर में बदल गया था, जो स्पेशल फोर्सेस के हनुमान सिंह का एक भी वार नहीं झेला। चाहे कितनी भी पेचीदा या गंदी चाल हो, रोहन गुप्ता पूरे इत्मीनान से संभाल लेता था। करीब 10 मिनट बाद हनुमान सिंह ने वार्म अप खत्म किया। रुको, बस, मैंने हार मान ली। छोटे सुनील, आओ, दोनों मिलकर इसे आजमाते हैं। हनुमान सिंह ने हांफते हुए थोड़े उलझे सुनील चौहान को बुलाया। यह न्यायसंगत नहीं होगा? सुनील चौहान ने संकोच से पूछा। एक हाथ 4 हाथों से नहीं लड़ सकता, ये फिल्मों की बात है। असल में 2 लोग एक साथ हमला करें तो बचाव कई गुना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, रोहन झेल लेगा। साधारण तकनीकें इस्तेमाल करो, ताकत नियंत्रित रखो। हनुमान सिंह ने हंसते हुए भरोसा दिलाया। हाँ, सुनील चौहान अभी भी झिझक रहा था। सुनील भाई, चलते हैं। हनुमान अंकल को हराना अब उतना मजेदार नहीं रहा। रोहन गुप्ता ने मजाक किया। बेशर्म लड़के, बहुत ऊपर उड़ रहे हो। हनुमान सिंह ने हंसते हुए टोका। हे, ऐसी कोई बात नहीं, रोहन गुप्ता ने झेपते हुए कहा। ठीक है सुनील, दोनों साथ जाते हैं। रोहन, ध्यान रखना, 2 लोगों का मेल एक से बिल्कुल अलग होता है। मेरे और सुनील के स्तर पर साथ आएं तो पहले जैसा बेदाग रहने के लिए प्रतिक्रिया गति और क्षमता कम से कम आधी और बढ़ानी होगी। हनुमान सिंह ने गंभीरता से चेताया। समझ गया, आओ, तैयार हूं। रोहन गुप्ता ने शांत भाव से कहा और पूरा ध्यान केंद्रित किया। एक क्लासिक मुद्रा बनाई, आंखें थोड़ी फैलाईं। लड़ाई में एक जगह नहीं देखते, नजर पूरा नजारा पकड़े। थोड़ी धुंधली दृष्टि से चेहरे साफ नहीं दिखते, लेकिन पूरा दृश्य दिमाग में तेजी से प्रक्रिया होता है। रोहन गुप्ता को तैयार देखकर हनुमान सिंह और सुनील चौहान ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। बिना किसी आवाज के दोनों ने एक साथ रोहन गुप्ता पर हमला किया। इस बार रोहन गुप्ता पूरी तरह बचाव पर था और हनुमान सिंह व सुनील चौहान खुलकर हमला कर रहे थे। पहले सिर्फ हनुमान सिंह से लड़ते वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि इत्मीनान से हर चाल का अंदाजा लगाकर काट देता था। लेकिन दोनों साथ आने पर बस एक और इंसान नहीं था, 2 अलग अलग सोच वाले 2 जोड़े हाथ पैर थे। प्रक्रिया करने की जानकारी पहले से बिल्कुल अलग स्तर की हो गई। पूरा ध्यान लगाने के बावजूद रोहन गुप्ता थोड़ा उलझा। हनुमान सिंह ने पहले ही बताया था, सुनील चौहान उनसे कमजोर हो सकता है, लेकिन दोनों साथ होने पर मुश्किल 2 गुनी से ज्यादा बढ़ जाती है। अगर दोनों पूरी गति से आते तो रोहन गुप्ता के वार रोकना नामुमकिन था। सुनील चौहान और हनुमान सिंह दोनों को रोहन गुप्ता के बचाव में हड़बड़ाहट दिखी। कोई तिरस्कार नहीं था, 2 अनुभवी स्पेशल फोर्सेस सैनिकों से एक साथ लड़ना आसान नहीं। बस इतना रोक पाना ही असाधारण था। ये फिल्म नहीं, असली एक बनाम 2 लड़ाई थी। रोहन गुप्ता को भी थोड़ी बेचैनी हुई, लगातार हमले में दबाव महसूस होना स्वाभाविक था। गति पहले से ज्यादा नहीं कर सकता था, अचानक एक अतिरिक्त हाथ नहीं उगेगा। दिमाग तो साथ दे रहा था लेकिन शरीर नहीं। तब एक नया ख्याल आया, मूल ऊर्जा से मांसपेशियां और कवच भेदी क्षमता बढ़ती है, तो क्या थोड़े समय के लिए नसों की प्रतिक्रिया और दिमाग की प्रक्रिया गति भी बढ़ सकती है? सिस्टम से पूछा तो जवाब मिला, हाँ, लेकिन कितना, यह नहीं बताया। आजमाने पर लगभग 20% का सुधार मिला, आधे घंटे के लिए। फिर 10-15 मिनट आराम के बाद दोबारा। रोहन गुप्ता ने मन में कोसा, जरूरी जानकारी खुद से क्यों नहीं बताता ये सिस्टम।
उसने 4 लाख का निजी लोन लेकर उपलब्धि काम 3 पूरा करने और 5 मूल ऊर्जा अंक आजमाने का सोचा। लेकिन फिर लगा कि दोनों अभी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे, 10 अंक शारीरिक क्षमता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जीन लॉक खुलने पर ही दोनों की पूरी ताकत झेल सकेगा। लेकिन वह तो महीनों दूर था। हनुमान सिंह और सुनील चौहान के हमले जारी रहे, साधारण चालें धीरे धीरे रोहन गुप्ता की सीमा भांप रहे थे। हालांकि रोहन गुप्ता हैरान करने वाला था, लेकिन 2 पूर्व स्पेशल फोर्सेस सैनिकों के सामने बिना पलटवार के बस मार खाना ही था। करीब 20 मिनट बाद हनुमान सिंह का एक मुक्का झेलने के बाद रोहन गुप्ता कुछ कदम पीछे हटा और चिल्लाया, रुको। आवाज सुनते ही हनुमान सिंह और सुनील चौहान भी पीछे हट गए। लंबे प्रशिक्षण से बनी मांसपेशी स्मृति थी, रुको कहते ही तुरंत दूरी बनाओ। असली लड़ाई में यह आदत जानलेवा हमले को रोक सकती है। रोहन, तुम्हारी गति और प्रतिक्रिया की सीमा लगभग देख ली। दूसरों के लिए तो ईर्ष्या की बात होगी। अब पलटवार भी कर सकते हो, लेकिन एक नियम, गंभीर या जानलेवा चोट देने वाली चालें नहीं। तुम्हारी असाधारण ताकत और गति जानते हैं। अगर ध्यान हटा तो 2 मिनट में हम दोनों को गिरा सकते हो। लेकिन मकसद वह नहीं, मकसद है सीखना, जीतना नहीं। हनुमान सिंह ने धीरे धीरे समझाया। ठीक है हनुमान अंकल, समझ गया। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। बिना चेताए भी ऐसी चालें नहीं लगाता। एक पर एक में हनुमान सिंह को हरा सकता था, लेकिन लड़ाई के जोश में ताकत पर नियंत्रण चुका तो बेकार झंझट। हाँ, हनुमान सिंह ने कहा और अचानक फिर हमला किया। रोहन गुप्ता बेबस हो गया। क्या कोई और तरीका नहीं? बड़े इंसान हैं, इतने शातिर। सुनील चौहान भी पीछे से आ गया। आगे की लड़ाई में रोहन गुप्ता पर थोड़ा कम दबाव था। लगातार बचाव घुटन भरा था, अब पलटवार का मौका था। आखिरकार दांत भींचकर सिस्टम से 4 लाख का निजी लोन लिया और उपलब्धि काम 3 पूरा किया। 5 मूल ऊर्जा अंक शारीरिक क्षमता में लगाए, जो 140 से बढ़कर 150 हो गई। बढ़ोतरी के बाद रोहन गुप्ता की गति थोड़ी बढ़ी। अभी भी दोनों का मुकाबला नहीं था, लेकिन दबाव कम हुआ। दोनों हैरान थे कि रोहन गुप्ता की गति अचानक कैसे बढ़ी, क्या पहले छुपा रहा था? दोनों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। इसके बाद रोहन गुप्ता की फिर दुर्गति हुई। दोनों ने हमले की गति बढ़ा दी और रोहन गुप्ता फिर बचाव पर। कुछ देर बाद कोई और उपाय न बचने पर दौर खत्म हुआ। हनुमान अंकल, बहुत अचानक था, तैयार ही नहीं था। रोहन गुप्ता ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। दर्द नहीं था, लेकिन लगा था, इसलिए मलना जरूरी लगा। तुमने अचानक गति क्यों बढ़ाई? असली सीमा देखनी थी, उम्मीद नहीं थी कि कुछ छुपाए बैठे हो। हनुमान सिंह ने थोड़ी नाराजगी से कहा। हाँ, वो तो, हे पता नहीं, अचानक तेज लगा। रोहन गुप्ता ने सिर खुजलाते हुए बनावटी शर्म से कहा। छुपाना मानेगा नहीं, लेकिन सिर खुजलाना बेकार था। शायद खतरे में सीमा टूट गई। चलो, अभी तो बस वार्म अप हुआ, हनुमान सिंह ने कहा और फिर अचानक हमला कर दिया। सुनील चौहान भी साथ। रोहन गुप्ता ने शिकायत करना छोड़ दिया। पूरी सुबह 2 पर 1 लड़ाई में बीती। थकने पर थोड़ा आराम करते। दोनों की चालें पहचानने लगने पर रोहन गुप्ता 6 परतों की ताकत से उनका संयुक्त हमला रोकने लगा। और मूल ऊर्जा के बिना यही सीमा थी। 4 हाथों से अकेले लड़ना मुश्किल होता है। रोहन गुप्ता को ये कहावत अब पूरी तरह समझ आई। दोपहर के खाने में हनुमान सिंह की पत्नी जबरदस्त दावत लाईं। रोहन गुप्ता के 3 बड़े थैले केकड़े आज खत्म नहीं होंगे, इसीलिए इतने खरीदे थे। कम होते तो बड़े बड़े लोग एक ही खाने में निपटा देते। हनुमान सिंह के बुजुर्ग माँ बाप भी साथ रहते थे। कम खरीदता तो उनके लिए कम पड़ता। ललित भाई ने भी शायद यही सोचकर इतना लाए थे। उनके भेजे केकड़े तो खत्म हो गए थे, लेकिन झींगे अभी बाकी थे। तोहफे देने का एक और सबक सीखा। दोपहर के बाद थोड़े आराम के बाद फिर लड़ाई। रोहन गुप्ता के पास उस दिन ज्यादा काम नहीं था। मासिक परीक्षा अगले हफ्ते थी, लेकिन पहले से तैयार था, इसलिए कोई चिंता नहीं। इस महीने हिंदी पर खास ध्यान दिया था। इस बार परीक्षा में चौंकाना था। पूरे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे से आगे जरूर रहेगा। दोपहर में गति न बढ़ने और ताकत नियंत्रित रखने के बावजूद 6 परत तक का हमला झेल लेता था। दोनों की चालों की समझ बेहतर हुई थी। पहले हनुमान सिंह को हराने के लिए 8 परत चाहिए थी, अब 7 काफी थी। और सुनील चौहान 5 परत से निपट सकता था। ये सुनकर सुनील चौहान का जोश जाग उठा और मेहनत करने का मन हुआ।
हनुमान सिंह से या कंपनी के सुरक्षा प्रमुख से अभ्यास करेगा, वरना रोहन गुप्ता से हमेशा पीछे रहेगा। 10 जनवरी सोमवार सुबह रोहन गुप्ता ने फिर छोटी छुट्टी ली। उम्मीद के मुताबिक हफ्ते के अंत में बाजार में गिरावट की तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई थीं। सोमवार को कुछ शेयर शुक्रवार के बंद भाव से 4% से ज्यादा नीचे खुले। रोहन गुप्ता शांति से उन सट्टेबाजों के शेयर बटोरता रहा। उसकी नज़र में अफवाहों से डर जाने वाले बस सट्टेबाज थे। ये जुआ है। जुएबाजों का पैसा जीतने में कोई अपराध बोध नहीं था। सबको बताकर कहता कि यह बाजार के बड़े खिलाड़ियों की चाल है तो पागलपन होता। दोपहर बाजार बंद होने से पहले बाकी सारे पैसे शेयरों में लग गए। हर शेयर में 10 लाख से कम लगाए थे, इसलिए कोई बड़ा असर नहीं। छोटे निवेशकों के घबराकर बेचने से हर शेयर में लाखों का कारोबार हो रहा था। सारे पैसे लग जाने पर रोहन गुप्ता ने राहत की सांस ली। अब बस अगले महीने के बीच में धीरे धीरे बेचकर बाजार से बाहर निकलना था। तब तक नया साल होगा। शेयर खरीद फरोख्त के लिए एक अलग कंप्यूटर खरीदना होगा। काश सिस्टम शेयर खाते से जुड़ सकता, लेकिन इतने जोखिम भरे काम में नहीं जुड़ता, बस बैंक खाते से जुड़ता है। शेयर खरीदने के बाद सुनील चौहान ने रोहन गुप्ता को स्कूल छोड़ा। छुट्टी का वक्त था और गेट पर कई छात्र बातें करते और टांगे फैलाते खड़े थे। करण ओबरॉय सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ा था और घबराई नजरों से ऊपर जाने वाले छात्रों को देख रहा था। पूछने पर ध्यान से टाल दिया। रोहन गुप्ता जैसे ही ऊपर जाने लगा, करण ओबरॉय जल्दी से आगे आया। रोहन गुप्ता रुककर भौहें चढ़ाते हुए इंतजार करने लगा। कुछ वक्त बीतने के बाद और कुछ सम्मान दिखाने के बाद भी रोहन गुप्ता के मन में उसके प्रति कोई अच्छा भाव नहीं था। रोहन, पिछली छुट्टी में विपुल गुप्ता ने क्लास टीचर से सीट बदलने की बात की। प्रिया मल्होत्रा के पीछे बैठना चाहता है। लगता है टीचर मान भी लेंगी उसके रवैये को देखते हुए, करण ओबरॉय ने धीमे से बताया। हाल में काफी सोचा था। रोहन गुप्ता का काम करके रिश्ता सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खास असर नहीं। आज जब विपुल गुप्ता की हरकत पता चली तो दौड़ा आया। क्या? क्लास टीचर ने अचानक क्यों माना? रोहन गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पहले विपुल गुप्ता की सीट बदलने की कोशिश सीधे ऋतु शर्मा ने नकार दी थी। बार बार की मांग पर भी मना था। ये बदलाव हैरान करने वाला था। जरूर कोई बात थी। पता नहीं, अचानक हुआ, पूछने का वक्त नहीं मिला। रोहन, सच कह रहा हूं कि अब प्रिया मल्होत्रा के बारे में कोई गलत भाव नहीं। पिछली गलतियां माफ करो और एक मौका दो। आगे जो भी कहोगे वह करूंगा। करण ओबरॉय ने अपना मकसद बताया। इस सब से सबक मिला था। खबर देने का शुक्रिया, लेकिन बाकी बात करूं तो तुम मेरे साथ चलने के लायक नहीं। समझे? रोहन गुप्ता ने सीधे कहा। कुछ शब्दों से माफ करने वाला नहीं था। करण ओबरॉय ने बुरी छाप छोड़ी थी। भले ही उसकी जगह होता तो शायद वही करता, लेकिन ये सहमति नहीं थी। जी, बिल्कुल सही। आगे से ठीक से रहूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, करण ओबरॉय ने जल्दी से कहा। आगे काम से ही समझूंगा। सच बताऊं तो अभी भरोसा नहीं, रोहन गुप्ता ने कहा। किसी को सच में समझने के लिए उसकी गहराई तक पहुंचना होता है। रोहन गुप्ता कोई सेना नहीं बना रहा था, लेकिन अगर करण ओबरॉय ने खुद को साबित किया तो काम आ सकता था, वह काम जो रोहन गुप्ता खुद नहीं करना चाहता। करण ओबरॉय का आत्मविश्वास जरूर हिला, लेकिन दृढ़ता से बोला, ठीक है, जरूर साबित करूंगा। ठीक है, इंतजार रहेगा, रोहन गुप्ता ने भावहीन तरीके से कहा। क्लास में जाने की बजाय रोहन गुप्ता नीचे उतरा और ऋतु शर्मा के दफ्तर गया। दफ्तर में ऋतु शर्मा अकेली कागजात में थीं। दस्तक। अंदर आओ। ऋतु शर्मा ने नजर नहीं उठाई। रोहन गुप्ता पास आकर सीधे पूछा, ऋतु मैडम, क्या विपुल गुप्ता की सीट प्रिया मल्होत्रा के पीछे बदलने वाली है? रोहन गुप्ता को देखकर ऋतु शर्मा का चेहरा खिल गया। वो अब स्कूल का सितारा था, ग्रेड टॉपर, और उम्मीद थी कि वैलेडिक्टोरियन बनेगा। दूसरे स्कूलों ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंसिपल की ताकत के सामने कोई हिम्मत नहीं कर पाया। ऋतु शर्मा को उम्मीद थी कि रोहन गुप्ता आएगा, बस इतनी जल्दी नहीं सोचा था। बोली, हाँ, क्यों? मुझे मंजूर नहीं, रोहन गुप्ता ने सीधे कहा। किसी छात्र का टीचर के फैसले पर इस तरह बोलना लगभग बेअदबी था। किसी और ने कहा होता तो ऋतु शर्मा डांट देती, लेकिन रोहन गुप्ता के मुंह से यह बिल्कुल स्वाभाविक लगा। उनकी सरलता पसंद आई। क्यों?
ऋतु शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो इंसान पसंद नहीं, मेरे और विपुल गुप्ता के रिश्ते के बारे में जानती हैं और सीट बदलने का इरादा भी। रोहन गुप्ता ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। रोहन गुप्ता को साफ बोलते देखकर ऋतु शर्मा को अच्छा लगा। छात्रों को अपनी पसंद नापसंद खुलकर कहनी चाहिए। स्कूल राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। इस बार उप प्रिंसिपल ने मंजूरी दे दी। मैं मना नहीं कर सकी, ऋतु शर्मा ने सच बताया। ये सुनकर रोहन गुप्ता सोच में पड़ा। असली मुद्दा ऋतु शर्मा नहीं थी, वह सहमत नहीं थी, लेकिन उप प्रिंसिपल का दबाव था। हे तो बदलो। लेकिन तुरंत एक काट आई जो ऋतु शर्मा को परेशान नहीं करती और काम भी हो जाता। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋतु मैडम, अगर सीट बदलनी ही है तो प्रिया मल्होत्रा और मुझे दोनों को कहीं और बिठा दें। आपको भी झंझट नहीं और उप प्रिंसिपल को जवाब भी मिल जाएगा। क्या लगता है? हाँ, बढ़िया सुझाव। ठीक है, कहाँ बैठना है? ऋतु शर्मा ने खुशी से पूछा। वो खुश होने का नाटक कर रही थी, मूर्ख नहीं थी। ये हल पहले से दिमाग में था, बस रोहन गुप्ता के खुद कहने का इंतजार था। रोहन गुप्ता ने निराश नहीं किया। हाँ, आर्यन पटेल के ग्रुप से बदल लेते हैं, रोहन गुप्ता ने सोचकर कहा। जगह से ज्यादा मकसद था, विपुल गुप्ता से दूरी, और ऋतु शर्मा साथ थी इसलिए ज्यादा डर नहीं। ठीक है, ऋतु शर्मा ने सहमति दी। मकसद पूरा होने पर रोहन गुप्ता क्लास वापस गया। उम्मीद के मुताबिक अगली क्लास के बाद बेसब्र विपुल गुप्ता ने प्रिया मल्होत्रा के पीछे वाले छात्र से सीट बदल ली। प्रिया मल्होत्रा शौचालय गई थी। रोहन गुप्ता की तरफ जीत भरी नजर डालते हुए घमंड से बोला। वापस आ गया, अब क्या करोगे? कितना बेवकूफ। रोहन गुप्ता ने सिर भी नहीं उठाया, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन पढ़ता रहा। इस बेवकूफ से बात करना वक्त बर्बादी थी। पूरी तरह नजरअंदाज होने पर विपुल गुप्ता एक पल के लिए हड़बड़ाया। पास के छात्रों ने सब सुना था और मन में तिरस्कार था। जिस लड़की के साथ 1.5 साल से बैठे उसे हटाकर एक लड़के को लाया, सबको बुरा लगा। लेकिन अधिकारी के बेटे से डर की वजह से मुंह नहीं खोला। करण ओबरॉय ने विपुल गुप्ता के सामने से सब देखा और मन में सोचा, मेढक राजहंस का मांस चाहता है, ख्वाब में। रोहन गुप्ता से पंगा लेना तो मुसीबत बुलाना है। तुम, रोहन गुप्ता, बस देखते रहो। विपुल गुप्ता ने नाराजगी से यह निकाला और मजबूरी में वापस बैठ गया, चेहरे पर गुस्से की लकीरें। थोड़ी देर में प्रिया मल्होत्रा वापस आई। पीछे की सीट पर बदलाव देखकर तुरंत समझ गई। विपुल गुप्ता का चेहरा देखकर रोंगटे खड़े हो गए और एकदम चेहरा ठंडा पड़ गया। पीछे आने वाली लड़की ने भी विपुल गुप्ता की मुस्कान देखी और मन में उबक आई। ये कितना घिनौना है, इतना घमंड क्यों? प्रिया मल्होत्रा कभी इसमें रुचि लेगी? बेतुका, मुझे भी इससे घिन आती है। प्रिया मल्होत्रा के बैठते ही रोहन गुप्ता ने उसका उदास भाव देखा और हल्के से मुस्कुराया। नोटबुक पर कुछ लिखकर सरका दिया। पढ़ते ही प्रिया मल्होत्रा के होठों के कोने ऊपर उठे और पिछला भाव गायब हो गया। विपुल गुप्ता को ये सब पता नहीं था। मन में सोच रहा था कि प्रिया मल्होत्रा से बातचीत बढ़ाएगा। रोहन गुप्ता तो गरीब था, प्रिया मल्होत्रा उसके साथ नहीं जाएगी, परिवार वाले तो बिल्कुल नहीं। वक्त आने पर पिता की ताकत से रोहन गुप्ता को कुचलना आसान होगा। पूरी क्लास में विपुल गुप्ता अपनी ही दुनिया में था। बायोलॉजी टीचर ने कई बार टोका क्योंकि बेवजह मुस्कान चेहरे पर आती रहती थी। लेकिन जैसे ही विपुल गुप्ता जीत का जश्न मनाने वाला था, क्लास खत्म हुई। ऋतु शर्मा ने पिछली छुट्टी में ही उन 2 छात्रों से बात कर ली थी। उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की, समझदार थे। ऋतु शर्मा, रोहन गुप्ता और विपुल गुप्ता के बीच के तनाव को भांप लिया था। और जब रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा दूसरी जगह चले गए तो विपुल गुप्ता की मुस्कान अचानक जम गई। यह क्या हुआ? क्या वह मूर्ख बना? विपुल गुप्ता की मुस्कान तिरस्कार में बदल गई। हाँ, मूर्ख बना। ऋतु शर्मा और रोहन गुप्ता दोनों ने एक साथ थप्पड़ जड़ा था और वह बेबस खड़ा था। पिछली क्लास खुशी से भरी थी। ये क्लास जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। यही विपुल गुप्ता के मन का सबसे सटीक वर्णन था। इतनी जल्दी पलटी होगी, उम्मीद नहीं थी। पहले जिले के बड़े अधिकारियों के बेटों से मात मिली थी, लेकिन रोहन गुप्ता जैसे बिना पृष्ठभूमि वाले छात्र से हारना और ऊपर से ऋतु शर्मा का साथ, ये 2 तरफा मार झेलना बेहद मुश्किल था। क्लास में जितना सोचा उतना ज्यादा घुटन हुई। क्लास छूटते ही ऋतु शर्मा के दफ्तर पहुंचा और उदास चेहरे के साथ बोला,
ऋतु मैडम, रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा की सीट क्यों बदली? इस वक्त गुस्से में आकर लहजे का ध्यान नहीं रहा, लेकिन इतना भी नहीं भूला कि दफ्तर में और टीचर हैं, जोर से नहीं बोला। विपुल गुप्ता के आरोप लगाने वाले लहजे से ऋतु शर्मा नाराज नहीं हुई, बल्कि अंदर से राहत मिली। किसी टीचर को छात्र से गुस्सा होना शोभा नहीं देता, लेकिन जब कोई छात्र सामाजिक ताकत से दबाव डाले तो ये छात्र का मामला नहीं बल्कि बड़ों का मामला था, और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए विपुल गुप्ता का गुस्सा देखकर ऋतु शर्मा को एक अजीब सी खुशी हुई। ऐसे खेल खेलते हो तो नतीजा भी झेलो। पहले मजबूरी में झुकना पड़ा था, जो रोहन गुप्ता के सामने शर्मिंदगी की बात थी। विपुल, रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा दोनों ने खुद सीट बदलने को कहा। मैंने मान लिया। ऋतु शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ शांत स्वर में कहा। आप, ऋतु मैडम, मुझे प्रिया मल्होत्रा के पीछे बैठना है। विपुल गुप्ता ने गहरी सांस लेकर गुस्सा दबाया। दूसरे टीचर देख रहे थे। हद नहीं पार कर सकता था। यह जिले वाला स्कूल नहीं जहां पिताजी शिक्षा ब्यूरो प्रमुख थे। शहर में नए थे, ज्यादा दोस्त नहीं। उप प्रिंसिपल का जो जानकारी था वो एक शहर के अधिकारी के बेटे के जरिए मिला था और बड़ी मुश्किल से मदद ली थी। रिश्ता कमजोर था। ऋतु शर्मा के खिलाफ उप प्रिंसिपल और साथ नहीं देंगे। विपुल, क्या ये तुम्हारा घर है जो जब चाहो सीट बदलो? पहले भी बदली, अब क्या चाहिए? ऋतु शर्मा ने नाटकीय गुस्से से कहा। अंदर से पूरा मजा आ रहा था। नियम तोड़ोगे और मुझे नीचा दिखाओगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लगभग बड़े हो, दुनिया की कड़वाहट सीखो। मैं उप प्रिंसिपल के पास जाता हूँ, विपुल गुप्ता गुस्से में बोला और मुड़ गया। ऋतु शर्मा के रास्ते पर रुकावट होने पर बस यही रास्ता था। जानता था इससे ऋतु शर्मा से रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा, लेकिन जवानी के जोश में मात मानना असंभव लगा। बदमाश, ऋतु शर्मा ने मेज पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा। विपुल गुप्ता ने दूसरे टीचरों के सामने उप प्रिंसिपल के पास जाने की बात कहकर खुला थप्पड़ मारा था। इतना दूर जाने की उम्मीद नहीं थी। गुस्सा शांत होने पर ऋतु शर्मा ने प्रिंसिपल से बात करने का फैसला किया। अभी न जाएं तो बाद में सच में मुसीबत होगी। उप प्रिंसिपल फिर दबाव डालें तो झुकना होगा। अगर झुकती रही तो बाकी छात्र क्या सोचेंगे? रोहन गुप्ता क्या सोचेगा? ऋतु शर्मा उठकर प्रिंसिपल के दफ्तर की तरफ चली। उप प्रिंसिपल के दफ्तर के पास से गुजरते हुए विपुल गुप्ता की आवाज सुनाई दी, जिससे गुस्सा और बढ़ा। प्रिंसिपल साहब, ये हुआ, अब क्या करें? ऋतु शर्मा ने पूरा किस्सा सुनाया। बेशक थोड़ा नमक मिर्च लगाया, पहले कई बार मना किया, मजबूरी में माना। विपुल गुप्ता का अनुचित व्यवहार और सीट बदलने की असली वजह। जानती थी कि प्रिंसिपल को छात्रों के बीच संबंधों से चिढ़ थी और प्रिया मल्होत्रा के पिता को जानते भी थे। सुनते ही प्रिंसिपल ने मेज पर मुक्का मारा। ये छात्र पढ़ाई के बजाय फालतू बातें सोचता है। कमजोर पढ़ाई तो फिर भी ठीक था, लेकिन चरित्र भी खराब है। ऋतु शर्मा, चिंता मत करो, मैं उप प्रिंसिपल से बात करता हूँ। कमजोर छात्र जो अच्छी छात्रा को परेशान करे और टीचर पर दबाव डाले, ये बर्दाश्त नहीं। रोहन गुप्ता की क्षमता और प्रिया मल्होत्रा के पिता का ख्याल आया तो गुस्सा और बढ़ा, और इन दोनों के पीछे के बड़े नाम सोचकर विपुल गुप्ता को घुटी देने का मन हुआ। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल साहब, आपके हाथ में है तो मन हल्का हो गया। ऋतु शर्मा मुस्कुराई। प्रिंसिपल का साथ होने पर इतना दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। इस स्कूल में प्रिंसिपल से कोई नहीं उलझता। हाँ ऋतु शर्मा, जाओ, मैं संभालता हूँ, और अगली बार का इंतजार नहीं, कल से विपुल गुप्ता को तीसरी क्लास में भेज देता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, प्रिंसिपल ने फैसला किया। रोहन गुप्ता और विपुल गुप्ता के बीच टकराव बड़ा न हो, इसलिए क्लास बदलना जरूरी था। निकाला नहीं, यही विपुल गुप्ता के पिता को सम्मान था। अगर पिता ने बखेड़ा खड़ा किया तो भी डर नहीं था। रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा के परिवारों के सामने एक उप निदेशक कुछ नहीं था। ठीक है प्रिंसिपल साहब, ये कहकर ऋतु शर्मा निकल गई और मन बेहद हल्का था। लेकिन दफ्तर लौटकर देखा तो विपुल गुप्ता उनकी मेज के सामने खड़ा उनकी लाल पेन से खेल रहा था। क्लास चल रही थी और यह ढिठाई से कक्षा छोड़कर यहाँ। गुस्सा भड़क उठा। विपुल गुप्ता, यह क्या कर रहे हो? पेन रखो, ऋतु शर्मा ने कड़क आवाज में कहा। अब दूसरे टीचर नहीं थे, इसलिए आवाज नहीं दबाई, पुरानी सारी घुटन निकाली। विपुल गुप्ता पेन पकड़े ख्यालों में डूबा था, जोरदार आवाज से चौंक गया। झट से पेन रखा और शांत दिखने की कोशिश करते हुए बोला, ऋतु मैडम, उप प्रिंसिपल ने कहा कि क्लास बदलनी होगी।
इस बार सीट नहीं बदल सकती। मैं, हाँ, वाकई, अभी प्रिंसिपल से आ रही हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं बदलेगी। ऋतु शर्मा ने इतना गुस्सा था कि हंसी आ गई। विपुल गुप्ता का हुक्म देने वाला लहजा सुनकर गुस्सा था, लेकिन क्लास छूटने की सोच से राहत भी मिली। दूसरे टीचरों का सिरदर्द, मेरा क्यों? प्रिंसिपल को पता है? विपुल गुप्ता के पैर थोड़े कांपे। प्रिंसिपल दखल दें तो उप प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब पढ़ाई करो। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है। क्या सच में पढ़ाई का इरादा है? एक ग्रेड में पहला, दूसरी तीसरे नंबर पर। इनकी पढ़ाई में रुकावट डाली तो ठीक नहीं होगा। और हाँ, प्रिंसिपल ने कहा, कल से तुम तीसरी क्लास में जाओगे। ऋतु शर्मा ने शांति से बैठते हुए चाय की चुस्की ली। क्या, तीसरी क्लास? नहीं जाऊंगा, विपुल गुप्ता पीछे हटते हुए चिल्लाया। इतनी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रिंसिपल का फैसला है। कल सुबह सीधे तीसरी क्लास जाओ। ऋतु शर्मा ने बेपरवाही से कहा। तुम, विपुल गुप्ता के पास जवाब नहीं था। मामला तय हो चुका था। टीचर को बुरी तरह नाराज किया था। अब पीछे न हटे तो प्रिंसिपल से भी उलझना होगा। वो हिम्मत नहीं थी। हारे मुर्गे की तरह विपुल गुप्ता दफ्तर से निकला, चेहरे पर नाराजगी की लकीरें। सच में मुंह की खाए। न सिर्फ अपनी क्लास बल्कि तीसरी क्लास के छात्र भी अंदाजा लगाएंगे। और पिताजी को पता चला तो अलग मुसीबत। वाकई, पूरी क्लास ने विपुल गुप्ता की चाल देख ली थी, लेकिन इतनी जल्दी पलटी की उम्मीद नहीं थी। विपुल गुप्ता का और भी बुरा चेहरा देखकर सब समझ गए, हार गया। विपुल गुप्ता एक बार फिर क्लास का मजाक बन गया। बस तिरस्कार रह गया। इतना सब होने पर भी प्रिया मल्होत्रा को पाने की कोशिश, ये तो खुद अपमान बुलाना था। खासकर जब करण ओबरॉय ने धीरे से बताया कि विपुल गुप्ता ने ऋतु शर्मा पर दबाव डाला था, तो तिरस्कार के साथ साथ गुस्सा भी आया। ऋतु शर्मा थोड़ी सख्त थी लेकिन क्लास को पसंद थी। इस विपुल गुप्ता ने टीचर को धमकाया, अगर डर न होता तो कई लोग हाथ उठाते। रोहन गुप्ता, तुमने मुझे यहां तक पहुंचाया, विपुल गुप्ता ने दांत पीसते हुए कहा, चेहरे पर जहरीला भाव। इस कदर हार मानना बिल्कुल कबूल नहीं था। दोपहर में स्कूल छूटने के बाद रोहन गुप्ता और प्रिया मल्होत्रा स्कूल गेट पर अलग हुए। आर्यन पटेल के पास अब थोड़े पैसे थे, इसलिए बस बंद हो गई थी। हर बार टैक्सी लेता और यह पैसे महेश पटेल से आते। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि उसने रोहन गुप्ता का नाम इस्तेमाल किया। पहले महेश पटेल से बस न लेने का बहाना बनाते हुए आर्यन पटेल ने कहा था, रोहन ने खुद कहा है कि पैसे हैं तो बस क्यों? भीड़ और धीमी। हैरानी की बात यह थी कि यह बेतुका बहाना महेश पटेल के लिए काफ़ी था। रोहन गुप्ता को बाद में जानकर समझ आया, एक तो रोहन गुप्ता का साझेदार और अब रक्षक जैसा दर्जा था जिससे उसकी बात का असर था। दूसरे, महेश पटेल नहीं चाहते थे कि बेटा रोहन गुप्ता के सामने शर्मिंदा हो। रोहन गुप्ता ने मन में आह भरी, आर्यन पटेल पिता की नब्ज खूब जानता है। रोज की टैक्सी के पैसे मिलने लगे तो पहले आर्यन पटेल ने बस का किराया बचाया, लेकिन जल्दी समझ आया कि इतनी छोटी बचत बेकार है। खाने का अलग था, घर रेस्टोरेंट वाला था। कपड़ों में महेश पटेल कभी कंजूसी नहीं करते। और अमीर रोहन गुप्ता साथ है। आखिरकार महीने में कुछ सौ बचाने का कोई फायदा नहीं था तो खर्च ही कर दिया। ... रास्ते में रोहन गुप्ता ने ढेर सारा भुना नाश्ता खरीदा और चलते चलते खाने लगा। मालिक से खूब लाल मिर्च का पेस्ट लगवाया क्योंकि पिछली जिंदगी में मुहासों के डर से तीखा नहीं खाता था, लेकिन इस जिंदगी में कोई चिंता नहीं। मिर्च का असली जायका बेहद अच्छा था। एक शब्द में, मज़ेदार। जैसे ही उस गली के मुहाने पर पहुंचा जहां पहले घेरा गया था, कुछ अजीब लगा। दो साफ गुंडे जैसे लोग उसे देखते ही आगे बढ़े। रोहन गुप्ता भी रुका और तस्वीर देखने का इंतजार किया, लेकिन कोनजैक की सीख खाते रहा और दिमाग तेजी से सोचने लगा। क्या विपुल गुप्ता ने भेजे हैं? पिछली बार करण ओबरॉय ने भी यही गली चुनी थी। इस गली से इतना लगाव क्यों है इन्हें? करण ओबरॉय वाली बात से सच में नफरत हुई थी। सीधे पैसे फेंकना ठीक था, होटल वाली बात भी दिल पर नहीं ली, लेकिन मार के लिए गुंडे भेजना जो शारीरिक और मानसिक नुकसान दे सके, यही सबसे घिनौना था। यही वजह थी कि करण ओबरॉय को कभी माफ नहीं किया। विपुल गुप्ता के पिछले तरीके घिनौने थे लेकिन एक सीमा में थे। ये तरीका बर्दाश्त नहीं होगा। लगता है बिना थप्पड़ खाए मानते नहीं। ठीक है, इस बार और जोरदार सिखाऊंगा। दो लोगों ने रास्ता रोका। एक बोला, भाई, हमारे बॉस बुला रहे हैं।
चुपचाप आओ, ठीक रहेगा। ठीक है, रास्ता बताओ। रोहन गुप्ता ने कोनजैक निगलते हुए शांति से जवाब दिया। फिर खाली सीख थैले में डाली और एक सॉसेज निकालकर खाने लगा। दोनों गुंडे एक दूसरे को देखकर हैरान रहे। इस लड़के को डर नहीं और बेफिक्री से खाना जारी रखा, जैसे वे इसे नहीं बल्कि यह उन्हें ले जा रहा हो। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? चलो, रोहन गुप्ता ने कहा। ऐसे लगा जैसे वह आगे चल रहा है और गुंडे उसके पीछे। ये कहकर रोहन गुप्ता खुद आगे गली में घुस गया और दोनों गुंडे हड़बड़ाकर पीछे हो लिए। दोनों मन में सोचते रहे, यह क्या हो रहा है? गली में घुसकर रोहन गुप्ता ने देखा, काफी लोग थे। पीछे के दो मिलाकर कुल 7। लेकिन सबसे अहम बात, विपुल गुप्ता भी वहां था। रोहन गुप्ता का चेहरा थोड़ा फड़का। इस मूर्ख को पहले इतनी अकड़ में रहने की आदत थी कि सावधानी रखना भूल गया। करण ओबरॉय भी जानता था कि खुद सामने नहीं आना। तुम्हें पता है यह मैं हूं, लेकिन सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन ये बेवकूफ खुद कूद पड़ा। विपुल गुप्ता खौफनाक भाव से आगे आया। रोहन गुप्ता, ये तुमने खुद बुलाया है। प्रिया मल्होत्रा छीनी और मुझे तीसरी क्लास में भेजवाया। आज अगर तुम्हें। रुको। बात पूरी होने से पहले रोहन गुप्ता ने बीच में काटा। ये संवाद सुनना असहनीय था। बेबस होकर बोला, विपुल गुप्ता जिले में यही करते थे? सावधानी का मतलब जानते हो? इन लोगों के साथ यहां आने की हिम्मत कहां से आई? ऐसे दुश्मन के साथ। सच में निराशा होती है। बीच में काटने से विपुल गुप्ता और भड़का। तुम, आज देखता हूं। चुप रहो। ये संवाद सुनकर शर्म आती है। कुछ नया सोच नहीं सकते? रोहन गुप्ता से रहा नहीं गया और झल्लाया। यह मेलोड्रामा बर्दाश्त से बाहर था। मैं विपुल गुप्ता हर बार बीच में कटने से बेबस हो गया। डर था कि फिर काटेगा। शर्म का मतलब नहीं पता था, लेकिन अच्छा नहीं लगा। रुको, मैं लड़ने आया हूं। शब्दों में क्यों उलझ रहा हूं? विपुल गुप्ता ने जल्दी से संभाला और अंतिम बात कहने की कोशिश की। लेकिन रोहन गुप्ता ने मौका नहीं दिया। अरे भाई, आप हाओ भाई हैं न? रोहन गुप्ता ने पलटकर आगे वाले से बेतकल्लुफी से पूछा। पहले ही देख लिया था कि अगुवाई करने वाला वही हाओ भाई था जिसे पिछले महीने ढाबे पर थप्पड़ मारे थे। दुनिया छोटी है, हर जगह जान पहचान के लोग मिलते हैं। हाओ भाई ने खौफनाक भाव हटाकर उत्सुकता से देखा। रोहन गुप्ता इस बार स्कूल के कपड़ों में था, बाल थोड़े बड़े। स्तर बढ़ने से रंग रूप में थोड़ा बदलाव आया था। साथ में मुंह पर मिर्च के दाग और पिछली बार का थोड़ा नशा। हाओ भाई तुरंत नहीं पहचान पाया। नाम विपुल गुप्ता से सुना था, लेकिन जोड़ नहीं पाया। बोला, तुम कौन हो? जानता हूं क्या? पिछली बार का थप्पड़ कम था और खाना है? रोहन गुप्ता ने मुंह के कोने पर मुस्कान रखते हुए कहा। ये बात हाओ भाई के दिमाग में बिजली की तरह कड़की और पुरानी यादें जागीं। दो तस्वीरें धीरे धीरे जुड़ीं और आखिरकार पहचान हुई। हाओ भाई अनायास 2 कदम पीछे हट गए, नजरों में घबराहट आए। थप्पड़ का जायका अच्छा नहीं था। थाने से निकलने के बाद न जाने कौन भेड़िया भाई को खबर दे गया। वापस जाने पर और डांट खाए। सौभाग्य से मार खाने वाली तरफ था। अगर रोहन गुप्ता को चोट लगती तो सच में भागना पड़ता। पिछली बार साथ पिए 2 और लोगों ने भी रोहन गुप्ता को पहचान लिया और मन में कोसते रहे, फिर इस मुसीबत से पाला पड़ा। विपुल गुप्ता को भी कोसा। हाओ भाई ने हकलाते हुए कहा, तुम। मैं। ठीक है, हकलाना बंद करो। बस ये बताओ आज क्या इरादा था? रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही हाओ भाई ने सोचा, तो सब अपने अपने रास्ते। बोलने के बाद पछतावा हुआ। पता था रोहन गुप्ता नहीं मानेगा। लगता है तुम्हें हालात पढ़ना नहीं आता। अच्छा, बताओ यहां बुलाकर क्या करने वाले थे? रोहन गुप्ता ने दिलचस्पी से पूछा। हम सबक सिखाना था, हाओ भाई ने हकलाते हुए कहा। और फिर? रोहन गुप्ता ने रहस्यमय मुस्कान से पूछा। हाओ भाई एक पल हड़बड़ाया, फिर समझ गया रोहन गुप्ता का इशारा। और फिर? बेशक काम आगे बढ़ाना था। फौरन आगे बढ़कर अभी तक सुन्न खड़े विपुल गुप्ता के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। चपाक। फिर उल्टे हाथ से एक और चपाक। विपुल गुप्ता जमीन पर आ गया। साले, युवा बॉस रोहन से पंगा लेता है? भाइयों, इसे अच्छे से समझाओ, हाओ भाई ने जोर से कहा। बाकी लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन बड़े इंसान से पाला पड़ा है ये भांप लिया।
डर के मारे विपुल गुप्ता पर टूट पड़े। रुको, छोड़ो, पैसे दिए हैं मैंने। विपुल गुप्ता अपने जरूरी हिस्से ढकते हुए चिल्लाया। साले, पैसे देकर मुझे फंसाया, मारूंगा अभी। हाउ भाई ने जेब से नोट निकाले और सीधे विपुल गुप्ता के मुंह पर फेंके, फिर एक हल्की लात मारी। बेवकूफ नहीं था, चोट पहुंचानी है लेकिन बहुत गंभीर नहीं। विपुल गुप्ता के पिता से डर नहीं था लेकिन बेकार उलझना भी नहीं था। ये सब अब रोहन गुप्ता के नाम जाएगा। हाउ भाई बीच में बहुत नहीं आना चाहता था। मत मारो, अब नहीं करूंगा। युवा बॉस रोहन, संतुष्ट हो? हाउ भाई ने झुककर मुस्कुराते हुए पूछा। रोहन गुप्ता ने देखा कि हाउ भाई के गुंडे हाथ रोककर मार रहे थे। एक नाटकीय लड़ाई थी। विपुल गुप्ता शायद पहले कभी इस तरह नहीं पिटा था और उसकी चीखें माहौल को और दयनीय बना रही थीं। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। एक और बिगड़ा हुआ दूसरी पीढ़ी का लड़का जो दूसरों को मारना पसंद करता है लेकिन खुद पर मार नहीं सह सकता। ऐसे लोगों से चिढ़ होती थी। इससे दूसरी पीढ़ी के बाकी लड़कों का भी स्तर गिरता है। बस करो, रोकने को कहो। इतनी ढीली लड़ाई देखने में कोई मजा नहीं, रोहन गुप्ता ने बेपरवाही से कहा। हाउ भाई को शर्म आई। रोहन गुप्ता ने हाथ रोकने की बात समझ ली थी। मन में कारण था, अगर विपुल गुप्ता को सच में चोट लगाई तो बाद में झंझट होगी। लेकिन ये बोलना ठीक नहीं था, बहाना सुनाई देता। रुको सब, और तू चिल्लाना बंद कर। जारी रखा तो मेरा गुस्सा निकलेगा। मर्द है कि नहीं? हाउ भाई ने गुंडों को रोका। विपुल गुप्ता का मुर्गे जैसा चिल्लाना सुनकर फिर थप्पड़ मारने का मन था। इतना भी नहीं मारा था फिर भी ऐसे चीख रहा था। गुंडे रुक गए। जमीन पर पड़े विपुल गुप्ता ने डर से रोहन गुप्ता को देखा। ज्यादा चबा लिया था। हाउ भाई का युवा बॉस रोहन सुनकर डर और बढ़ गया। हाउ भाई उसके पिता का पद जानते थे फिर भी बिना झिझक थप्पड़ मारा, मतलब रोहन गुप्ता की ताकत और भी ऊपर, कम से कम किसी मध्यम स्तर के अधिकारी से ज्यादा। ये सोचकर विपुल गुप्ता का डर और बढ़ा। अपने और पिता के भविष्य की चिंता होने लगी। जितना सोचा उतना डर आया। अगर रोहन गुप्ता ने बुरा माना तो? विपुल गुप्ता कांपा और एक भारी अंधेरे का एहसास हुआ। अरे चूहे, तुम लोग कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? इसी रास्ते पर चले तो एक दिन मुंह की खाओगे। रोहन गुप्ता ने धीरे धीरे हाउ भाई की तरफ मुड़कर कहा। उनका उपनाम बुलाना अजीब लगता था। उनका नाम चूहे ज्यादा दोस्ताना था। युवा बॉस, सही कह रहे हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं। पढ़ाई नहीं, संपर्क नहीं, हुनर नहीं। निर्माण स्थल पर मेहनत नहीं होती, फैक्ट्री में बहुत पाबंदियां हैं। बेचैन स्वभाव है, इसीलिए ये राह चुनी। हाउ भाई ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। रोहन गुप्ता को ये आत्म न्यायसंगत मुस्कान देखकर झल्लाहट हुई। तो समझते हैं कि गुंडे बनने का भी कारण होता है? थोड़े गुस्से में बोला। सीधे कहो कि आलसी हो। वैसे यह मेरा मामला नहीं, मुझे नहीं पड़ी। चलता हूँ, और इसे इशारा विपुल गुप्ता की तरफ खुद निपटाओ। ये कहकर रोहन गुप्ता पलटा। जमीन पर डरे विपुल गुप्ता से और हालात के मारे गुंडों से, दोनों से बात करने की इच्छा नहीं थी। जी, संभल कर जाए युवा बॉस, हाउ भाई ने झुककर मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रोहन गुप्ता ने देखा भी नहीं। संभल कर जाए युवा बॉस, गुंडों ने भी एक साथ कहा और रोहन गुप्ता का चेहरा मन में बसा लिया। आगे इस मुसीबत से बचना है। रोहन गुप्ता के जाते ही हाउ भाई ने राहत की सांस ली और माथे का ठंडा पसीना पोंछा। बड़ी मुसीबत नहीं आई, लेकिन पास पड़े विपुल गुप्ता को देखकर गुस्सा भड़का। एक बार और पीटने का मन था लेकिन पिता का पद याद आया और रुक गए। हाउ भाई की मुस्कान गायब हुई और ठंडे स्वर में बोले, उठो, मरे नहीं हो। और तुम लोग पैसे उठाओ, यहां से खाली हाथ नहीं जाना। गुंडों ने बिखरे नोट उठाए और हाउ भाई को सौंपे। पीटा भी और पैसे भी ले रहे हो? विपुल गुप्ता ने मुंह पकड़कर उठते हुए गुस्से से कहा। उसकी आवाज में रोना था जैसे बड़ा अन्याय हुआ हो। ये सुनते ही हाउ भाई भड़क गए। आगे बढ़कर विपुल गुप्ता को देखते ही चपाक, एक और थप्पड़ पड़ा। हाउ भाई चिल्लाए, साले, हम सब बिना पैसे के निकलते हैं? टैक्सी, खाना, पानी सब मुफ्त है, और पीटने में मेहनत नहीं लगती। ऊपर से अभी जो झटका लगा उसका मुआवजा। शुक्र कर तेरे पिता उपनिदेशक हैं, वरना और ज्यादा लेते। रोहन गुप्ता की पृष्ठभूमि क्या है? इतना क्यों डरते हो? विपुल गुप्ता ने थप्पड़ से चकराते हुए पूछा। रोहन गुप्ता के बारे में जो पता था वो बस कपड़े का कारोबार था।
इसीलिए बेपरवाही बरती थी। क्या जानकारी गलत थी? हाँ, हाओ भाई ने हल्की हंसी के साथ कहा। इसीलिए कहा दिमाग नहीं है। जांच करके काम करते। एक एहसान करता हूँ, सुनो। उसके मामा पश्चिम शहर थाने के प्रमुख हैं। सीधे कहूँ तो तेरे पिता उनके सामने कुछ नहीं। थाने के प्रमुख? विपुल गुप्ता चौंका। बड़े पद की उम्मीद थी लेकिन ये तो छोटा लगा। सोचा था कोई बड़ा अधिकारी होगा। चलो भाइयों, खाना खाते हैं, हाओ भाई ने कहा और विपुल गुप्ता को बिना देखे गली से निकल गए। विपुल गुप्ता ने हाओ भाई को जाते देखा और रोने का मन था। पिटाई हुई, पैसे गए और रोहन गुप्ता से दुश्मनी और गहरी, पूरी तरह हारा। साले, ब्यूरो निदेशक हो तो क्या, मेरे पिता उप निदेशक हैं, डरता नहीं। विपुल गुप्ता ने मुंह दबाते हुए बुदबुदाया। बेशक ये सिर्फ बड़बोलापन था। मूर्ख था लेकिन पूरी तरह बेवकूफ नहीं। पिता के शहर में संपर्क थे वरना तरक्की कैसे होती। और रोहन गुप्ता के मामा का पद, ऐसा इंसान कमजोर नहीं होता। बिना जांच के पंगा लेना गलत था। न गुंडे काम आए न ताकत। अब दूसरा तरीका सोचना होगा। अचानक विपुल गुप्ता को कुछ याद आया और मुंह के कोने पर मुस्कान आई। जानता हूं बचपन की मंगेतर है। तो अभी भी मौका है। बस शालिनी वर्मा की बात प्रिया मल्होत्रा के परिवार को पता चलनी चाहिए। वे रोहन गुप्ता से मिलने देंगे? मौका अभी बाकी है। ये समझते ही विपुल गुप्ता अचानक हल्का महसूस करने लगा। कपड़े ठीक किए, धूल झाड़ी और मुस्कुराते हुए घर चल दिया। ... अगले कुछ दिनों में रोहन गुप्ता ने विपुल गुप्ता को नहीं देखा। लेकिन क्लास में उसकी कहानियां अभी भी गर्म थीं। तीसरी क्लास से भी रोज खबरें आती थीं। वहां विपुल गुप्ता शांत होकर बैठता था और सब उसे तिरस्कार से देखते थे। बेशक विपुल गुप्ता पिता को कुछ नहीं बता सका। सहपाठियों को, क्लास टीचर को और प्रिंसिपल को नाराज किया था और घटिया तरीके इस्तेमाल किए थे। पिता जरूर पीटते। प्रिंसिपल और टीचरों ने भी ज्यादा झंझट नहीं के सिद्धांत पर विपुल गुप्ता के पिता को नहीं बताया। कुछ दिन क्लास की गप्पें झेलने के बाद विपुल गुप्ता ने स्कूल बदलने का फैसला किया। यहाँ रहना मुमकिन नहीं था। रोहन गुप्ता से बदला लेने की बात फिलहाल सोच भी नहीं सकता। रोहन गुप्ता के संपर्क हैं, सीधे टकराना बेकार है। अब सीधे सामना नहीं करेगा। पहले यकीन था कि रोहन गुप्ता को पूरी तरह कुचल देगा लेकिन हुआ नहीं। अब चतुराई से काम लेना होगा। ये सोचकर विपुल गुप्ता को खुद पर दया आई। उसे इस हद तक उतरना पड़ा। ... 14 जनवरी, शुक्रवार। बर्फ और बारिश मिलकर गिर रहे थे। इस सत्र की आखिरी मासिक परीक्षा शुरू हुई। सबको उत्सुकता थी, क्या रोहन गुप्ता इस बार भी पहले नंबर पर रहेगा? अगर पिछली बार जैसा दूसरे से बड़ा अंतर रहा तो साफ हो जाएगा। लेकिन जिसकी सीधी चिंता थी उसे कोई दबाव नहीं था। रोहन गुप्ता जितनी परीक्षाएं देता उतना आत्मविश्वास बढ़ता। जल्दी कागज देकर दिखावा नहीं किया, कई बार जांचा। सवाल पिछली 2 परीक्षाओं से काफी मुश्किल थे लेकिन मजबूत बुनियाद होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान और अंग्रेजी में पूरे नंबर आसान थे। हिंदी में प्रकृति की वजह से पूरे नहीं दे सकता लेकिन 135 से ज्यादा का भरोसा था। ग्रेड के टॉपर के रूप में पहली पंक्ति में बैठने पर टीचरों की नजरें पड़ती थीं। मजबूत मन न हो तो घबराहट होती, लेकिन रोहन गुप्ता पर कोई असर नहीं। टॉपर का कागज सबसे पहले जांचा जाता था। हर परीक्षा के बाद टीचरों का झुंड जमा हो जाता और जांचते जांचते उत्साह बढ़ता जाता। आखिरी जीव विज्ञान की परीक्षा खत्म होने से पहले ही टीचरों को पता चल गया, नतीजा तय है। चाहे रोहन गुप्ता जीव विज्ञान में आधे नंबर भी पाए और दूसरे को पूरे मिले, फिर भी रोहन गुप्ता पहले नंबर पर रहेगा। 16 जनवरी, रविवार सुबह। रोहन गुप्ता ने आज हनुमान सिंह के साथ प्रशिक्षण का इरादा नहीं किया। अभी की ताकत लगभग सीमा पर थी और मूल ऊर्जा के बिना शारीरिक क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं था। हथियार चलाना सीखने का मन था लेकिन ये बस ख्वाब था। हनुमान सिंह के पास बंदूक लेकर जाए तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पिस्तौल टीवी देखकर सीखी जा सकती थी। सीधे निशाना, बस करीब से, कोई जटिलता नहीं। पिस्तौल पर साइलेंसर का मजा छोड़ो, बंदूक का असली जादू उसकी तबाही, आवाज और पीछे की धक्का में है। बिना आवाज की बंदूक में कोई मजा नहीं। असल में बैरेट जैसी राइफल सीखनी थी। रात को कभी कभी जब बोरियत होती तो दरवाज़ा बंद करके बंदूकें निकालता, खोलता, जोड़ता या बिस्तर पर कई बंदूकें सजाकर रखता जो खून गर्म कर देती थीं।
सिस्टम की दुकान में पैकेजिंग की सुविधा भी थी। लकड़ी, लोहे या कोड वाले डिब्बे देश का नाम भी लगाते थे। बेहद सुविधाजनक। अब रोहन गुप्ता विभिन्न बंदूकें खोलने में माहिर हो गया था। बैरेट को कई बार खोल जोड़ चुका था। फुर्सत में ट्रिगर खींचने में मजा आता था। लेकिन हनुमान सिंह के पास बैरेट ले जाए तो खैर नहीं। पिस्तौल शायद माफ हो जाए, लेकिन लंबी राइफल, ये सच में हद पार करना होता। सुनील चौहान से सीखने का विचार भी आया और छोड़ दिया। नए साल की छुट्टी में गांव जाएगा और पहाड़ पर जाकर सब तरह की बंदूकें आजमाएगा। बस ये सोचकर ही उत्साह आ गया। 2 हफ्ते हो गए थे शालिनी वर्मा से मिले, याद आ रही थी। चुंबन का खेल फिर होगा। रोहन गुप्ता खुश हुआ। इससे आगे जाने की कोई खास इच्छा नहीं थी। कई बार होने के बाद लगा जैसे एक आदत बन गई हो। शालिनी वर्मा के साथ चुंबन के दौरान कोई छुपा इरादा रखने की इच्छा बहुत कम हो गई थी। कोई गलत बात नहीं थी, बस ये था कि जो हो उसमें पूरा ध्यान लगाओ। चुंबन के दौरान कोई छुपा मकसद होना जरूरी नहीं। मुस्कुराया, शायद बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए। खाने के दौरान रोहन गुप्ता दिन के कार्यक्रम के बारे में सोचकर बार बार हंसने लगा। तभी रिया शर्मा ने बिना किसी शिष्टाचार के सपना तोड़ा। भाई, आज शालिनी दीदी के यहाँ जाओगे? फिर पकड़ लिया। रोहन गुप्ता थोड़ा झल्लाया, बुरा अनुमान था। जानती हूँ, शालिनी दीदी के पास जाने पर ही इतने खुश होते हो, सब पता है। रिया शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। अपराधी नहीं हूँ, तुम्हारे पकड़ने से क्या होता है? रोहन गुप्ता बेबस हो गया। खाना खत्म करके रिया शर्मा ने चॉपस्टिक रखी और जिद से बोली, कोई बात नहीं, मुझे और निया को भी जाना है, कभी साथ नहीं ले जाते। साथ में बेचारी उलझी हुई निया शर्मा को भी खींच लिया, जो बस बेबस मुस्कुरा सकती थी। फाइनल परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई करो, होमवर्क भी बाकी है। रोहन गुप्ता नहीं चाहता था कि रिया शर्मा शालिनी वर्मा के साथ उसका वक्त बर्बाद करे। बकवास, इस हफ्ते होमवर्क नहीं और निया का पहले ही हो गया। रिया शर्मा ने पता था तुम यही कहोगे वाले भाव से कहा। रोहन गुप्ता ने सोचा, सच था। रिया शर्मा अक्सर छुट्टी के दिन होमवर्क करती थी, निया शर्मा उसी दिन निपटा देती थी। हफ्ते के अंत में घर साफ करना, कपड़े धोना, सब करती थी, इतनी व्यस्त रहती थी। रिया शर्मा पूरी तैयारी से आई थी, मना करने का कोई कारण नहीं मिला। रोहन गुप्ता ने आखिरी दांव चला, मामी से पूछो, लेकिन भूल गया, रिया शर्मा के पास भी बड़ा दांव था। माँ, इस मीठी आवाज ने घर में सबको सिहरा दिया। रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया और चुपचाप भावी जीजाजी के लिए मन में दुआ की। ऐसी बहन जो इतने नाज नखरे कर सके, उनकी किस्मत पर तरस आया। ठीक है तंत न, इन्हें ले जाओ, मामी ने बेबस होकर कहा। रिया शर्मा के नाज नखरों से आदत थी, लेकिन इस बार की आवाज बहुत जोरदार थी। होमवर्क भी नहीं था, इसलिए मना करने का कारण नहीं था, वरना पूरा दिन परेशान करती। मामा संजय शर्मा चुपचाप परिवार की यह बुद्धि की लड़ाई देखते रहे और मुस्कुराते रहे। मन बेहद खुश था। हो भाई, अब कुछ नहीं कह सकते न? रिया शर्मा ने कमर पर हाथ रखकर जीत भरे अंदाज में कहा। रोहन गुप्ता के पास सच में जवाब नहीं था। मामी ने कह दिया तो क्या बोलें? बल्ब बल्ब बल्ब। रोहन गुप्ता ने बस मन में यही दोहराकर गुस्सा निकाला। नाश्ते के बाद दोनों प्यारी बहनें पीछे लग गईं। रिया शर्मा ने खास तौर पर तैयार होकर पसंदीदा जैकेट पहनी, जिससे थोड़ी गोल दिखने लगी। रोहन गुप्ता ने छेड़ने का मन था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, बेअंत डांट की चिंता थी। टैक्सी में रास्ते भर रिया शर्मा रोहन गुप्ता को कोसती और धमकियां देती रही। रोहन गुप्ता को मजा और परेशानी दोनों आए। निया शर्मा हमेशा की तरह चुप रही, बस बेबस मुस्कुराती रही। मोहल्ले के मुहाने पर फल वाले ने रोहन गुप्ता को पहचाना। हर बार ढेर सारा और बिना दाम देखे सबसे महंगा खरीदता था, गहरी छाप छोड़ी थी। भाई, आए फिर से, क्या चाहिए इस बार? ये और ये, 5-5 किलो और 1 पेटी सेब। रोहन गुप्ता ने शालिनी वर्मा की पसंदीदा चीजें गिनाईं। सेब की पेटी जरूरी थी। इस बार कम खरीदा क्योंकि? भाई, इतना क्यों खरीदा? रिया शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। बर्बादी का नहीं बल्कि जिज्ञासा का सवाल था। ठीक है, पिछली बार से आधे से भी कम था, लेकिन सामान्य मुलाकात तो नहीं लग रहा था। काफी दिन बाद मिल रहे हैं, और तुम दोनों भी खाओगी ना? कम लाऊं तो पड़ेगा नहीं?
रोहन गुप्ता ने जल्दी से बहाना बनाया। ओह, रिया शर्मा ने ज्यादा नहीं सोचा। फल वाले को हैरानी हुई कि इस बार लोग ज्यादा हैं फिर भी कम खरीदा, लेकिन पूछा नहीं, इतने बड़े ग्राहक को नाराज नहीं करना था। रोहन गुप्ता ने सेब की पेटी उठाई। दोनों बहनें बाकी फल लेकर शालिनी वर्मा के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक, दस्तक, दस्तक। शालिनी दीदी, हम आए। दस्तक के बाद रिया शर्मा ने जोर से पुकारा। रोहन गुप्ता मुंह खोलना चाहता था कि पड़ोसियों को परेशान मत करो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। चरमराहट। दरवाजा खुला और शालिनी वर्मा का जाना पहचाना चेहरा मुस्कुराते हुए सामने था। शालिनी दीदी, इतना सामान उठाते उठाते थक गई। ये बुरा भाई कुछ नहीं उठाया। रिया शर्मा ने घर में घुसते ही शिकायत शुरू की। फल रखे और एक संतरा उठा लिया। रोहन गुप्ता बस हंसा। रास्ते में रोहन गुप्ता ने अपनी पेटी में मिलाने की पेशकश की थी, लेकिन बहनों ने मना किया था। शायद बोझ का ख्याल था। जानता था रिया शर्मा बड़बोली होती है, लेकिन दिल नर्म है। उसकी शिकायतें बुरी नहीं लगती बल्कि एक सुकून देती हैं। तुम लोगों का साथ अच्छा लगता है। शांत स्वभाव की निया शर्मा ने भी बेबस सिर हिलाते हुए शालिनी दीदी को नमस्ते किया। बाकी दिन में कोई निजी पल नहीं मिला। रिया शर्मा पूरे दिन शालिनी वर्मा के साथ बातों में डूबी रही। रोहन गुप्ता एक शब्द नहीं बोल पाया। जब भी सुबह साथ न लाने की बात आई, रिया शर्मा फिर से शिकायतों पर उतर आए। वो बस बगल में चुपचाप फल खाता रहा। शालिनी वर्मा बस मुस्कुराती और रिया शर्मा को दिलासा देती रही। उसे रोहन गुप्ता की छोटी सी चाल समझ आ गई थी और उसका धैर्यवान चेहरा देखकर हंसी छुपाती रही, जिससे रिया शर्मा और उत्साहित होती। दोपहर के खाने में रोहन गुप्ता ने कुछ नहीं किया। तीनों लड़कियों ने सब बनाया। रिया शर्मा ने नई डिश सीखी थी और बनाने की जिद थी। किसी ने नहीं रोका और रोहन गुप्ता बैठक में टीवी देखकर आराम करता रहा। उम्मीद के मुताबिक रिया शर्मा ने निराश नहीं किया। जो डिश बनाई वह बेहद बेकार थी। बेशक, बेकार का मतलब था शालिनी वर्मा के बनाए खाने की तुलना में। बिना तुलना के नुकसान नहीं। अगर सही से पका हो और सामग्री बहुत ज्यादा या बहुत कम न हो तो स्वाद बहुत बुरा नहीं होता और उल्टी रोककर खाया जा सकता है। इसलिए रिया शर्मा की लगन का सम्मान करते हुए सब कभी कभी उसका बनाया उठाते और चावल के साथ जल्दी निगल जाते। रिया शर्मा ने कोई बखेड़ा नहीं किया, लेकिन चुपचाप उदासी से खुद का बनाया खाती रही। उसकी बातें बंद होने से मेज पर अजीब सन्नाटा छा गया। यह माहौल देखकर रोहन गुप्ता ने कुछ कहने का सोचा। रिया, ठीक है, इस बार थोड़ा मुश्किल से उतरा, लेकिन चिंता मत करो। अगली बार और बुरा हो सकता है। इस बार उतना बुरा नहीं था। रोहन गुप्ता ने मजाक से दिलासा दिया। रिया शर्मा एक पल के लिए उलझी, फिर समझ आया। रिया शर्मा का खून खौल गया। ये दिलासा है? थोड़ा मुश्किल से उतरा का मतलब अगली बार और बुरा? यह क्या बात है? तुम रिया शर्मा के पास जवाब नहीं था। हे। शालिनी वर्मा और निया शर्मा दोनों हंसने लगीं। रिया शर्मा की लाल आंखें और इस अनोखी दिलासा की शैली देखकर हंसी रुक नहीं रही थी। रोहन गुप्ता ने मुस्कान दबाई। आगे चलकर जहां प्रेरणादायक उद्धरण लोगों को उत्साह देते हैं, वहां निराशादायक उद्धरण भी बड़े मशहूर होते हैं जो लोगों को भड़का देते हैं। एक और दिन बीत गया। कैसा रहा? सपना और दूर गया न? वजन घटाना छोड़ो, तुम सिर्फ मोटे होने की वजह से बदसूरत नहीं हो। जिनके पास लड़का लड़की बनाने की काबिलियत हो और कई विकल्प हों, वही सच में सिंगल जिंदगी का मजा उठा सकते हैं। आईने में ज्यादा देखो, बहुत सी बातें साफ हो जाएंगी। जो सच में मेहनत करते हैं वे जानते हैं कि प्रतिभा कितनी जरूरी है। 10 साल की अनगिनत मेहनत के बाद मैं एक भोले, संवेदनशील और कमजोर किशोर से भोले, संवेदनशील और कमजोर वयस्क बन गया। ठीक है, ये स्वाद याद रखो, अगली बार हमें जहर मत देना। रोहन गुप्ता ने फिर दिलासा दिया। तुम रुको, देखती हूँ। रिया शर्मा ने चॉपस्टिक पटकी और रोहन गुप्ता पर टूट पड़ी, मुंह और गुदगुदी। रोहन गुप्ता ने माफी मांगी। दर्द नहीं था, लेकिन गुदगुदी से रक्षा नहीं होती। रिया शर्मा को उसकी कमजोरी पता थी और कई अभ्यास से ठीक जगह पता था। माफ करो, गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। बहुत देर हो गई, ये लो। आहा, दोबारा नहीं करूँगा। ... निया शर्मा और शालिनी वर्मा दोनों हंसते हुए ये तमाशा देखती रहीं। खाने का माहौल बहुत बेहतर हो गया। खाने के बाद बहनों ने सफाई की।
रोहन गुप्ता ने मदद करनी चाहिए लेकिन शालिनी वर्मा ने हाथ उठा दिया। ऐसी बहू मिले तो कमाल है। सफाई के बाद रिया शर्मा की जिद पर शॉपिंग का फैसला हुआ। पिछली बार जैसा ही शालिनी वर्मा दोनों का हाथ थामे आगे और रोहन गुप्ता पीछे झल्लाता हुआ। आज शालिनी वर्मा का हाथ छूने का मौका भी नहीं मिला। रिया शर्मा की मुस्कान देखकर साफ था कि सुबह वाले मजाक का बदला ले रही थी। रोहन गुप्ता कुछ नहीं कर सकता, बहनों पर नाराज होना संभव नहीं था। 1 घंटे से ज्यादा इधर उधर घूमने के बाद कुछ छोटे गहने और बालों की चीजें खरीदी गईं। बिल रोहन गुप्ता ने भरा। रिया शर्मा को नहीं पता था कि वह अमीर है, इसलिए सस्ती चीजें खरीदी, बस तंग करने के लिए। एक सिनेमाघर के पास से गुजरते हुए, शालिनी दीदी, फिल्म देखते हैं। सुना है स्टीफन चाउ की कुंग फू हसल आई है। बहुत दिन हो गए लेकिन अभी नहीं देखी। रिया शर्मा ने पोस्टर देखकर उत्साह से कहा। शालिनी वर्मा ने रोहन गुप्ता को देखा। उसने सिर हिलाया तो शालिनी वर्मा ने धीमे से कहा, ठीक है, देखते हैं। मुझे भी यह फिल्म देखनी थी। शालिनी वर्मा पढ़ाई में इतनी डूबी थी कि रोहन गुप्ता न खींचे तो घर से बाहर नहीं निकलती। फिल्मों का वक्त कहाँ था। सहपाठियों से कहानी सुनकर देखने का मन था। हफ्ते का अंत था और सिनेमाघर बहुत भरा था। उम्मीद के मुताबिक टिकट नहीं थे। रोहन गुप्ता ने यह मंजूर नहीं किया, फिल्म देखने निकले और ना देखें। तो उसने तुरंत ब्लैक में टिकट खरीदे। रोहन गुप्ता की नज़र में 61 रुपये के 6 टिकट मामूली थे। शालिनी वर्मा को बताया कि 40 में मिले, फिर भी शालिनी वर्मा चिंतित हुई। किफ़ायती शालिनी वर्मा खर्च पर दुखी हुई। रिया शर्मा को भी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से इतना खर्च हुआ और टिकट छोड़ने की पेशकश की। बेशक रोहन गुप्ता नहीं माना। उस दौर के सिनेमाघरों में एक ही हॉल होता था जिसमें 300 लोग बैठ सकते थे। 10 मिनट इंतजार के बाद फिल्म शुरू हुई। रोहन गुप्ता बहुत सारे नाश्ते खरीद कर लाया था। स्टीफन चाउ की कुंग फू हसल कई बार देखी थी। दरअसल उनकी लगभग सब फिल्में 10 से ज्यादा बार देखी थीं। क्लासिक हमेशा क्लासिक रहती है। वापसी से पहले एक फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, जो दुर्भाग्य से 2007 की गर्मियों तक टल गई और वापसी से पहले देख नहीं पाया। एक खास कॉमेडियन की शैली पसंद थी जो स्टीफन चाउ की परंपरा का अनुसरण करती थी। उसकी फिल्म का इंतजार करना होगा या फिर भविष्य में फिल्म निर्माण में निवेश करके थोड़ा धक्का दे सकता है। वापसी के बाद कभी सोचा था कि भविष्य के मशहूर नाटकों की स्क्रिप्ट लिखकर पैसे कमाए, लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम के साथ पैसों की कोई चिंता नहीं। विनिमय बाजार से 1 महीने में अरबों का मुनाफा सोचकर भी हंसी आती है। देश की इंटरनेट कंपनियों में अभी हाथ डालने की इच्छा नहीं। इंटरनेट का ढांचा बन चुका है, बड़ी कंपनियों के पास पैसों की कमी नहीं। स्मार्टफोन के युग में मौका मिलेगा, और अगर इंटरनेट या मोबाइल उद्योग से मुनाफा न हो तो भी ठीक है। एक सच्चे बैंकर का मुख्य उद्योग इंटरनेट नहीं बल्कि बैंकिंग के नेतृत्व में खनिज, ऊर्जा, खाद्य, रक्षा उद्योग, जमीन, उच्च स्तरीय निर्माण और बड़े शोध संस्थान होते हैं। यानी एक सच्चा बैंकर पैसे या बाजार की नहीं बल्कि सरकार, जमीन, खनिज और जनसंख्या पर प्रभाव की परवाह करता है। हाँ, जरा आगे निकल गए। मिली जुली भावनाओं के साथ रोहन गुप्ता ने एक बार फिर कुंग फू हसल देखी। इतनी बार देखने के बाद भी बोरियत नहीं, यही क्लासिक की पहचान है। भविष्य की कई फिल्मों पर बस यही मन होता था। यह क्या है, पैसे इसके लिए दिए? शायद यही स्टीफन चाउ की खासियत है, बार बार देखने पर भी मजा आता है। तारीफ करने वाला था लेकिन दीवाना नहीं। यही रवैया था, कला की तारीफ करो, इंसान में दिलचस्पी नहीं। एक कहावत है, तुम्हारी कला में तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन असल जिंदगी में तुम में कोई रुचि नहीं। यही रोहन गुप्ता का नजरिया था। अभिनेता या गायक तब अच्छे लगते हैं जब अपने काम में होते हैं। निजी जिंदगी, माफ करो, कोई दिलचस्पी नहीं। जब तक काम अच्छा हो, किरदार भरोसेमंद हो और कला मजेदार हो, काफी है। शालिनी दीदी, स्टीफन चाउ बहुत अच्छे हैं। काश उनका ऑटोग्राफ मिलता, रिया शर्मा ने सिनेमाघर से निकलते हुए कहा। रिया, उनकी दीवानी हो? शालिनी वर्मा हंसते हुए पूछा। ऐसा नहीं, बस उनकी फिल्में पसंद हैं। ऑटोग्राफ बस याद के लिए। रिया शर्मा ने सिर हिलाया। तो फिर हवाई अड्डे पर इंतजार करना होगा। शालिनी वर्मा हंसी। अरे, उन्हें तकलीफ होगी इतने लोगों के साथ, शर्म आती है। नहीं, रुको, एक रास्ता है।
रोहन भाई से कहलवाती हूँ। रिया शर्मा ने रोहन गुप्ता को घूरते हुए कहा। मेरा इससे क्या लेना देना? रोहन गुप्ता ने बेबसी से कहा। जानती हूँ तुम भी उनके दीवाने हो, रिया शर्मा ने होठ फुलाते हुए कहा। हाँ ठीक है, मौका मिला तो हवाई अड्डे पर रोक लूंगा। रोहन गुप्ता के पास कोई चारा नहीं था, अभी की बात नहीं थी। यही सही है, शालिनी दीदी घर चलते हैं, खाना बनाएं, बाहर बहुत ठंड है, रिया शर्मा ने कहा। तब रोहन गुप्ता ने देखा बाहर बर्फ गिर रही थी। कितनी सुंदर। पिछली जिंदगी में हर चीज में हल्का उदासी का एहसास था, इस जिंदगी में हर चीज में एक सुकून था। 17 जनवरी सोमवार, लोहड़ी। लेकिन आज खिचड़ी पीने का रिवाज नहीं था। रोहन गुप्ता को याद भी नहीं था कि यह कब पिया था। शायद दूसरी जगहों पर परंपरा हो, यहाँ नहीं। डिब्बे वाली 8 अनाज की खिचड़ी याद थी, लंबे सफर में अभी भी लोग खाते हैं। लेकिन वो लिसल सी खिचड़ी, उफ, खाने का मन बिल्कुल नहीं। बेशक आज रोहन गुप्ता फिर क्लास का केंद्र बन गया। ग्रेड में पहला, कुल 733 नंबर। परीक्षा मुश्किल होने के बावजूद दूसरे स्थान वाले से 53 और तीसरे स्थान वाली प्रिया मल्होत्रा से 60 अंक आगे। ये हैरान करने वाला अंतर सबको चौंका गया। पहले दूसरे और तीसरे को उम्मीद थी, लेकिन अब रोहन गुप्ता से और पिछड़ रहे थे। दूसरे स्थान वाले ने तारीफ और ईर्ष्या से देखा, जबकि प्रिया मल्होत्रा की आंखों में बस खुशी और सितारे थे। पहली छुट्टी में प्रिंसिपल खुद रोहन गुप्ता से मिलने आए, बेहद गर्मजोशी से। मूल बात थी, आगे बढ़ते रहो, कुछ जरूरत हो तो बताओ। प्रिंसिपल बहुत उत्साहित थे। इस परीक्षा की मुश्किल को देखते हुए अब बोर्ड में पूरे नंबर पाना कल्पना से बाहर नहीं था। यह उनकी पदोन्नति का रास्ता था, नहीं तो और 2 साल लगते। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। रोहन गुप्ता ने बताया कि आगे अक्सर छुट्टी लेनी हो सकती है। प्रिंसिपल पहले ऋतु शर्मा से सुन चुके थे, अब रोहन गुप्ता ने खुद कहा तो मना करना असंभव था। सीना ठोककर गारंटी दी, जब तक बहुत ज्यादा न हो, ऋतु शर्मा मंजूर करेंगी। रोहन गुप्ता ने शुक्रिया किया और वादा किया कि स्कूल नहीं बदलेगा। ... क्लास में वापस आने पर घंटी बज चुकी थी, लेकिन टीचर अभी नहीं आई थीं। रोहन गुप्ता बिना पलक झपकाए सहपाठियों की तारीफ भरी नजरों को झेलते हुए सीट पर बैठ गया। बैठते ही प्रिया मल्होत्रा धीमे से झुकी। रोहन गुप्ता, कल रात घर पर खाना खाने आओ, बस तुम आर्यन को मत बताना, वह भी आना चाहेगा। जानती थी कि आज परिवार के साथ जश्न होगा। आर्यन पटेल अच्छा दोस्त है, लेकिन इस बार सिर्फ रोहन गुप्ता को बुलाना था। आर्यन के होने से थोड़ा अजीब लगता। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधे तुम्हारे घर आऊंगा। रोहन गुप्ता बिना झिझके राजी हो गया। जानता था प्रिया मल्होत्रा का स्वभाव, परिवार पहले, रोहन गुप्ता दूसरे, आर्यन पटेल तीसरे, बाकी चौथे। इस बार सिर्फ उसे बुलाना बिल्कुल सही था। ठीक है, प्रिया मल्होत्रा ने धीमे से कहा, लेकिन मन में कल की खाने की योजना बनने लगी। पहली बार रोहन गुप्ता के लिए खाना बनाना था, सावधानी जरूरी थी। आज रात परिवार से सलाह करेगी, कल दिन में मां तैयारी करेगी और शाम को वो मदद करेगी। इसके बाद की पूरी क्लासों में प्रिया मल्होत्रा कल की खाने की योजना बनाने में डूबी रही। क्या बनाएं, माँ पिता को क्या बताएं। पहले सिर्फ इतना बताया था कि एक सहपाठी और सीट साथी को बुलाना है। इस बार ठीक से समझाना होगा, वरना परिवार गलत समझेगा। यूं प्रिया मल्होत्रा पूरा दिन उलझन में रही। इस बार सब टीचरों ने चुपचाप तय किया कि रोहन गुप्ता को मंच पर जवाब समझाने नहीं बुलाएंगे। पहले कई बार साबित हो चुका था। अब तो रोहन गुप्ता राष्ट्रीय खजाने जैसा था। चाहे पूरी क्लास पेन घुमाता और दीवार स्वप्न देखता रहे, टीचरों को कोई आपत्ति नहीं। दोपहर में स्कूल के बाद घर पहुंचे। रोहन गुप्ता के दमदार नंबरों से मामी के मुंह से फिर हैरानी निकली। खासकर जब पता चला कि दूसरे से 50 से ज्यादा आगे था तो आंखें फटी रह गईं। पिछली बार तो सिर्फ 16 आगे था। परीक्षा और मुश्किल थी और अंतर और बढ़ा। 53 अंक। मामी को लगा जैसे सपना हो। भतीजे के दिमाग में शायद अचानक कोई महाशक्ति आ गई। तंत्र, परीक्षा कैसे दी? इतने नंबर कैसे आए? मामी ने कागज रखकर अचरज से पूछा। बस दी, सवाल पढ़े, जवाब दिए, रोहन गुप्ता ने बेबसी से कहा। आर्यन पटेल ने पूरे दिन यही सवाल पूछा था। एलियन तक का आरोप लगाने की बात की। हालांकि आर्यन पटेल के नंबर भी काफी सुधरे थे, लेकिन रोहन गुप्ता की चमक में दब गए।
आर्यन को बड़ा दुख था और बदला लेने की कसम खाए। रोहन गुप्ता बेपरवाह था। आर्यन पटेल से कहा कि जो मुआवजा चाहो मांगो। ये सुनकर आर्यन पटेल बेबस हो गया। शहर के सबसे महंगे 5 सितारा होटल में मुफ्त खाना मिलता है, और क्या दें? आखिरकार आर्यन पटेल ने दांत पीसकर रोहन गुप्ता की बांह चुटकी ली और चला गया। ये थोड़ी राहत दी। रोहन गुप्ता हंसे रोने वाली हालत में बांह मलता रहा, जो सच में दर्द नहीं हुई। यार, दिन ब दिन और पागल होता जा रहा है। लेकिन पहले से इतना अंतर कैसे? मामी ने हकलाते हुए पूछा। हमारी बुद्धि ही ऐसी है, पहले छुपाकर रखी थी। रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। बकवास, तुम्हें जानती हूँ। ये क्षमता होती तो पहले ही शालिनी वाले स्कूल में होते। मामी ने हंसते हुए झूठ पकड़ा। हे, तो यही है धीरे धीरे जमा करके अचानक ऊपर उठना। रोहन गुप्ता बिल्कुल शर्माया नहीं। ठीक है, बकवास बंद करो। मामी ने सिर हिलाया। रोहन गुप्ता पहले से ज्यादा खुलकर बोलने लगा था। ये सोचकर मन खुश हुआ कि नंबर सुधरे और आत्मविश्वास आया। कोई नहीं ले सकता पहला नंबर, रोहन गुप्ता ने भरोसे से कहा। बहुत अच्छा, मामी ने सिर हिलाया। मामी ने माँ पिताजी को खबर दी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब सुना कि प्रांत में भी पहला आ सकता है तो चेहरे खिल गए। आखिरकार रोहन गुप्ता को 20 मिनट फोन पर सुनना पड़ा। आवाज में गहरी परवाह और उम्मीद थी। पिछली जिंदगी में नंबर हमेशा कमजोर थे, इसलिए दबाव नहीं दिया था। लेकिन इस बार के नंबर देखकर एहसास हुआ कि माँ पिताजी की उम्मीदें कितनी ऊंची थीं। बस दबाव नहीं देना चाहते थे। माँ बाप का प्यार सच में अथाह होता है। अंत में 500 रुपये जेब खर्च देने का वादा हुआ। ये पैसे ललित भाई के दिए लिफाफे से थे। पहले जेब खर्च दसों सैकड़ों में था, अब 500। माँ पिताजी की खुशी का पैमाना साफ था। थोड़ी देर में मामा और बहनें वापस आईं और उत्साह से घेर लिया। खासकर रिया शर्मा की नज़र ऐसी थी जैसे चिड़ियाघर में बंदर देख रही हो। मैं बंदर नहीं हूं, रोहन गुप्ता ने मन में अपना बचाव किया। मामी ने जमकर खाना बनाया। खाने के बाद रिया शर्मा रोहन गुप्ता के कमरे में आए और दरवाज़ा बंद किया। रिया शर्मा के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान देखकर रोहन गुप्ता का दिल डूबा। भाई, दावत दो, रिया शर्मा ने सीधे 3 शब्द कहे। पहला ख्याल बधाई देना नहीं था, बल्कि अपने छोटे खजाने में थोड़ा जोड़ना था। स्कूल का 500 और माँ पिताजी का 500, कुल 1000। लालच नहीं थी, 200 भी काफी थे। दावत क्या, पहले बधाई भी दो, सीधे लूटने आ गई? रोहन गुप्ता ने झल्लाते हुए कहा। लेकिन प्रतिरोध तो करना था। ठीक है, भाई को बधाई, अब दावत दो। रिया शर्मा ने हाथ आगे बढ़ाया, भौं उठाई, जल्दी दो। डाकू, लुटेरी, गुंडी। रोहन गुप्ता के मन में तरह तरह के नाम आए। थोड़ा तो शर्म करो, रोहन गुप्ता ने हंसी और गुस्से के बीच कहा। बकवास बंद, जल्दी दो वरना सजा मिलेगी। रिया शर्मा ने भाव दिखाया जैसे बड़ी कृपा कर रही हो। रोहन गुप्ता के पास जवाब नहीं था। कांपते हाथों से एक लाल नोट निकाला। मन में कोई दुख नहीं था, लेकिन बेचारा चेहरा बनाना जरूरी था। दे दो, हे, आज कमाई हुई। इतना खुश। रिया शर्मा ने झपट लिया और नोट से खेलने लगी। चोरी है, रोहन गुप्ता ने तुरंत सुधारा। बकवास, मेहनत की कमाई है, और क्या? रिया शर्मा ने 100 रुपये संभालकर हाथ फिर बढ़ाया। एक दे चुका न? रोहन गुप्ता ने पूछा। वह मेरा था। निया का क्या, उसे भी छोड़ोगे? रिया शर्मा ने होठ फुलाए। रोहन गुप्ता क्या कहे, एक और नोट निकाला। ये लो, ठीक है? बस इतना काफी है, हे, आज बड़ा फायदा। जाती हूँ। रिया शर्मा उछलते हुए कमरे से निकल गई। रिया शर्मा को जाते देखकर रोहन गुप्ता के चेहरे की कड़वाहट धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई। ऐसी बहन का होना सच में अच्छी बात है। ... आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और देखते रहिए माइथोरा।